Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. This is Shumaila Akhtar, your teacher of political science. स्टूडेंट्स, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हैं एंड आपने 11-12 स्टैंडर्ड के लिए आर्ट स्ट्रीम चूज़ की है, देन ट्रस्ट मी, ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका सारा एकेडमिक कंटेंट सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होके आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे अवेलेबल होते रहेगा। तो हमसे ज़रूर जुड़े रहिए। मैं पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले हम क्विकली देखेंगे 12th स्टैंडर्ड में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में हमारा सिलेबस क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है द वर्ल्ड सिंस 1991। 11th स्टैंडर्ड में हमने वर्ल्ड सिंस 1945 पढ़ा है, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम वर्ल्ड सिंस 1991 पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे शुरू के 3 चैप्टर हैं वो इंटरनेशनल हेडिंग में आता है, ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़, और जो हमारे लास्ट के 3 चैप्टर हैं वो कंटेम्प्रेरी इंडिया, चैलेंजेस टू पीस, स्टेबिलिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, कंटेम्प्रेरी इंडिया, गुड गवर्नेंस एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये हमारा 12th का सिलेबस है। हमें बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है तो हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मुझे लगता है ये क्लियर हो गया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, और अब हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज द वर्ल्ड सिंस 1991। In November 1989, the Berlin Wall fell, and after that, the process of disintegration of Soviet Union started. बर्लिन वॉल क्या थी? बर्लिन वॉल एक वॉल थी फॉर डिवीजन ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट। ये बर्लिन वॉल एक कॉन्क्रीट वॉल थी वैसे तो, लेकिन ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बेस्ड थी। विच कॉन्फ्लिक्ट स्टूडेंट? आइडियोलॉजी की कॉन्फ्लिक्ट। तो जो वेस्ट साइड ऑफ बर्लिन था वो था लिबरलिज्म वाला, और वो कौन लीड करता था? यूएसए, सुपर पावर। और जो ईस्ट साइड वाला बर्लिन था वो कम्युनिज्म वाला था, और उसका पावर कौन था, लीड कौन करता था? यूएसएसआर। तो 1989 नवंबर में बर्लिन वॉल गिरा दी गई, और जो सोवियत यूनियन था उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे बिल्कुल भी डिटेल में नहीं लिखा है, बट मैं आपकी प्रॉपर नॉलेज के लिए बताऊँ कि बर्लिन वॉल 1961 अगस्त में कंस्ट्रक्ट की गई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो जो कोल्ड वॉर का टाइम था वहाँ पे 1961 से लेके 1989 तक बर्लिन वॉल स्टूड थी, खड़ी हुई थी। बर्लिन वॉल एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पे बनी थी। ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए ये 2 सुपर पावर थी उस टाइम की। यूएसएसआर एंड यूएसए एक लिबरलिज्म को फॉलो करता था, तो दूसरा किसको फॉलो करता था? कम्युनिज्म को। और इसी चक्कर में इन्होंने पूरे दुनिया का 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। इवेंचुअली इन 1991 कोल्ड वॉर एंडेड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। कोल्ड वॉर, ये एक लड़ाई को कोल्ड वॉर क्यों कहा गया स्टूडेंट? क्योंकि ये इनडायरेक्ट वॉर थी, ये डायरेक्ट वॉर नहीं थी। यहाँ पे खुल्लम खुल्ला दुश्मनी नहीं थी। वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तब भी यही 2 सुपर पावर थी। वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म था, वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब भी यही 2 सुपर पावर थी। तो जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ बहुत सारी ट्रीटीज़ साइन हुई, पीस ट्रीटीज़ साइन हुई ताकि दुनिया में शांति का माहौल कायम रहे। उसके बाद की जो दुश्मनी थी उसको टर्म दिया गया है कोल्ड वॉर, जो इनडायरेक्ट थी। मतलब वो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, गिराना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टली नहीं, वाया वाया करते थे। ठीक है, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में और बहुत सारी दूसरी चीज़ में, हर जगह एक नेगेटिव कंपटीशन था। एक पॉजिटिव कंपटीशन होता है, दूसरा होता है नेगेटिव कंपटीशन। तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर नेगेटिव कंपटीशन था इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में। जो वर्ल्ड था पूरा वो बाइपोलैरिटी में था, 2 सुपर पावर के उससे ही चलता था पूरा वर्ल्ड। तो जब सोवियत यूनियन टूटा, डिसइंटीग्रेट हुआ, जब सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर है वो टूट गया, तो इसकी पावर कम हो गई और कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, क्योंकि एक एनिमी जो था गेम से आउट हो गया। यूएसएसआर कैसे टूटी वो हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, जब सोवियत यूनियन हार गया, तो इट ऑल्सो
ended the East and West division of the world that was based on the rivalry of United States and the Soviet Union. I hope this much is clear student. अब हम आगे देखते हैं कि पोस्ट कोल्ड वॉर के टाइम पे, मतलब जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ, वो हम 5 मेजर पॉइंट्स में देखेंगे. तो जो हमारा फर्स्ट डेवलपमेंट था, जो हमारा फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस था कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, वो था राइज ऑफ न्यू स्टेट. एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट. The end of Cold War led to the end of international order dominated by two superpowers, the United States and the Soviet Union. It also saw the emergence of new state after the disintegration of the Soviet Union. Students, ये थी ईस्ट साइड की कंट्रीज़ जो सोवियत यूनियन यूएसएसआर की अलाइज थी. ये थी वेस्ट साइड की कंट्रीज़ जो यूएसए की अलाइज थी. तो जब सोवियत यूनियन की कुछ कंट्रीज़ ने इससे डिसीजन लिया कि हम यूएसएसआर के पार्ट नहीं रहना चाहते हैं, ना ही हम यूएसए का पार्ट रहना चाहते हैं, हम किसी भी सुपर पावर के साथ नहीं चलना चाहते हैं, हमें अपना इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए. ये आपके आगे आएगा, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ. तो इसलिए इन लोगों ने डिमांड की कि हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है कोल्ड वॉर से, वर्ल्ड वॉर से भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम सिर्फ पिस रहे हैं. तो इसलिए इन्होंने इंडिपेंडेंस की डिमांड की. इन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई और ये यूएसएसआर से अलग होकर इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना स्टार्ट किया, अपनी कंट्री जिस पे ये खुद गवर्न करेंगे, जिसको ये खुद गवर्न करेंगे. तो यही ये पॉइंट बता रहा है कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म ही इसलिए हुई क्योंकि यूएसएसआर की काफ़ी अलाइज ने उससे अलग होने का डिसीजन लिया फॉर वेरियस रीज़न. एंड जब उसने अलाइज टूट गई, ये अलाइज थी, जब वो यूएसएसआर से अलग हो गई तो यूएसएसआर वीक हो गया, उसकी आइडियोलॉजी वीक हो गई. तो यूएसएसआर जो था वो आउट हो गया था गेम से. बचा कौन? यूएसए. अब जब दो कॉम्पिटिटर हैं, एक कॉम्पिटिटर आउट हो गया है तो विनर कौन हुआ? यूएसए. तो कोल्ड वॉर जो थी वो इवेंचुअली ख़त्म हो गई थी. आई होप दिस मच इज़ क्लियर कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट. सेकेंड पॉइंट है हमारा इमर्जेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी. इमर्जेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी. यूनि मतलब वन, बाय पोलैरिटी, बाय मतलब टू, एंड मल्टी मतलब मोर देन टू, है ना. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इमर्जेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी. The Cold War between United States and the Soviet Union came to end, signaling the end of bipolarity. This led to the emergence of unipolar world order dominated by the United States. अब जब दो कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिटर टू जो है वो हार गया है, वो वीक हो गया है, वो आउट हो गया है, तो बचा कौन? एक ही है. तो ये हो गया हमारा विनर. तो इसकी आइडियोलॉजी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गई क्योंकि इसने इसको हरा दिया. तो यहीं पे वो बोल रहा है कि पहले दो सुपर पावर्स थी. पहले पूरे वर्ल्ड को दो सुपर पावर लीड करती थी, पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइडेड था, लेकिन अब वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर बची है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो यही एक है सुपर पावर. तो अब सारे वर्ल्ड ने इसकी आइडियोलॉजी को बहुत एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया और इसको ही सब सुपर पावर मानते थे. तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट, इमर्जेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी की यूनिपोलैरिटी दिखने मिली वर्ल्ड में आफ्टर द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड. हमारा थर्ड पॉइंट है ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन. There was an increasing awareness about human rights and also the rise in intervention of humanitarian purpose. ह्यूमन राइट्स को वॉर के बाद बहुत इंपॉर्टेंस मिलने लगी. ह्यूमन राइट्स इवन वर्ल्ड वॉर के बाद भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुए टू प्रोटेक्ट, टू सेफगार्ड द ह्यूमन राइट्स. कोल्ड वॉर के बाद भी ह्यूमन राइट्स इंटरवेंशन देखने मिला. ह्यूमन राइट्स इंटरवेंशन स्टूडेंट्स जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है. यूनाइटेड नेशन का क्या काम है? देखो, जैसे कोई कंट्री में वॉर हो रही है, ये इनकी अपनी टेरिटरी है, ठीक है. यहाँ पे
कोई दूसरी कंट्री आके अपना रूल नहीं कर सकती। ये अपना इंडिपेंडेंट स्टेट है, यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के जो है मैटर्स का ख्याल रखेगी। लेकिन अगर यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जब इंडिया में 1991 के टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस था तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया के मैटर में इंटरफेयर किया। आईएमएफ ने इंडियन मैटर में इंटरफेयर किया और उसको सजेस्ट किया कि तुम यहाँ पे लिबरलाइजेशन लाओ, तुम यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन लाओ, तभी ग्लोबलाइजेशन लाओ, तभी यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स आए हमारा 1991 में लाओ, ताकि यहाँ की इकोनॉमी थोड़ी सी ओपन हो। तो ये आईएमएफ ने हमारे मैटर में इंटरफेयर किया। तो ये पॉइंट यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हमें देखने मिला आफ्टर द पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद यही हमें देखने मिला। फोर्थ हमें क्या देखने मिला? टेररिज्म का नेचर बदलते हुए। द नेचर ऑफ टेररिज्म चेंज्ड आफ्टर 11 सितंबर 2001 अटैक, ऑल्सो नोन एज 9/11 अटैक्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्डिंग थी यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ। इट वॉज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका जब वहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ। तो आज से पहले, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर रही है हमेशा, तो कभी भी अमेरिका पे कोई अटैक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, अमेरिका के पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। इवन अमेरिका ही सबको सप्लाई करती है मिलिट्री आइटम्स, इक्विपमेंट्स। तो कभी भी अमेरिका में हमें नहीं देखने मिला है। लेकिन 2001 में ये अटैक हमें देखने मिला है अमेरिका के टेरिटरी पे। तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट ये कह रहा है कि कोल्ड वॉर के बाद जब सुपर पावर्स ख़त्म हो गई दोनों, तो ये नेचर हमें देखने मिला कि जो टेररिज्म का नेचर था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। जो कंट्री सुपर पावर हुआ करती थी, जो दूसरों पे अटैक करती थी, जो इतनी पावरफुल थी, लेकिन आज 2001 में उस पर अटैक हुआ, तो यहाँ से जो टेररिज्म का नेचर था वो चेंज होते हुए नज़र आया। हमारा फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म। This phase primarily saw the rise of China in India, the growing importance of China in India in Indo-Pacific region, and also the rise of Russia under Vladimir Putin. These developments and the growth of regionalism brought in multipolarity in the world order. Regions and regional organizations started to become important. Students, multipolarity मतलब एक पावर नहीं है। पहले क्या था? बाइपोलैरिटी थी, मतलब दो सुपर पावर थी। फिर क्या हुआ? यूनिपोलैरिटी, मतलब एक सुपर पावर। अब वर्ल्ड आ गया है मल्टीपोलैरिटी पे, मतलब एक दो नहीं, हर कोई सुपर पावर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया है। रीजनलिज्म का डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि रीजनलिज्म का मतलब होता है कि समझो ये पूरी दुनिया है, यहाँ पे मोर देन 190 कंट्रीज़ हैं, बट जो मेरी कंट्री है, इंडिया है, तो मैं समझती हूँ कि इंडिया सबसे सुपीरियर है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि जो मेरी कंट्री इंडिया है वही सबसे सुपीरियर है, और बाकी की जो कंट्री है वो मुझसे कम है, वो मुझसे डिफीरियर है। तो ये जो फीलिंग होती है टुवर्ड्स आर रीजन, उसे रीजनलिज्म कहा जाता है। तो यही जब रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया तो जो दूसरी कंट्रीज़ थी, हर कोई अपने आप को पावरफुल समझने लगा, हर कोई अपने आप को पावरफुल बनाने लगा। ठीक है, हर कोई अपने इकोनॉमी पे काम करने लगा, हर कोई अपने आप को सुपर पावर समझने लगा। तो मल्टीपोलैरिटी आ गई। क्या आ गई? मल्टीपोलैरिटी। लोगों ने सुपर पावर्स पर डिपेंड होना कम कर दिया, ख़त्म कर दिया, और खुद सेल्फ सफिशिएंट बनते गए। तो मल्टीपोलैरिटी आ गई कि हम भी खुद में एक पावर है, हम भी किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम किसी के इन्फ्लुएंस पे ही नहीं चलेंगे। तो जब रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया तो वर्ल्ड में कोल्ड वॉर के बाद मल्टीपोलैरिटी भी देखने मिली। तो यही हमारा फिफ्थ पॉइंट कह रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इतना 5 पॉइंट जो है क्लियर है। अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसको ही हम डिटेल में पढ़ेंगे ये पॉइंट में।
ठीक है, ये काफ़ी डिटेल्ड पॉइंट है। यहाँ पे मैप्स के साथ मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम यहीं पे अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पॉइंट से अपना अब स्टडी सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अगर आप कोई भी सजेशन हो मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए या कोई दूसरी चीज़, कोई दूसरा वे आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। कोई भी डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करना पसंद करूँगी। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी नेक्स्ट वीडियो इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, तो आप उसको रीड करके रख लें। एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट, नीचे मैप्स हैं, बहुत अच्छे से हम समझेंगे कि क्या कैसे कहाँ तक डिवीजन था, कहाँ बर्लिन वॉल थी, हम उसको प्रॉपरली मैप में समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. Students, last वीडियो में हमने पढ़ा 12th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। अब हम क्विकली रिवाइज करेंगे कि उस वीडियो में कितना चैप्टर हमने कंप्लीट किया और फिर उसके आगे का जो है हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आइए क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने बर्लिन वॉल पढ़ा था, 1961 अगस्त में कंस्ट्रक्ट हुई, 1989 नवंबर में उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। बर्लिन वॉल एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के बेस पे वॉल कंस्ट्रक्ट की गई थी। ईस्ट और वेस्ट यूरोप को वो डिवाइड करती थी। कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन, कोल्ड वॉर का जो एरा था, पीरियड था, उस टाइम पे ये वॉर खड़ी हुई। क्यों खड़ी हुई? क्योंकि वर्ल्ड में दो सुपर पावर थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। जो सोवियत यूनियन है वो दो सुपर पावर्स थी, दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी। यूएसए की क्या आइडियोलॉजी थी स्टूडेंट्स? लिबरलिज्म। एंड यूएसएसआर की कम्युनिज्म। तो इन्होंने दो हिस्सों में, ईस्ट और वेस्ट में, सारे वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया था। ये हमने पढ़ा अपने इस पार्ट में। आगे हमने पढ़ा कि क्या 5 मेजर चेंजेस हमें देखने मिली कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद। जब 1989 में यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, जब वो बिखर गया, तो कोल्ड वॉर जो थी इवेंचुअली ख़त्म हो गई, क्योंकि जो एक कॉम्पिटिटर था वो आउट हो चुका था गेम से। अब जो यूएसए बचा वही एक्सट्रीम सुपर पावर बन गया, वही टॉप पे आ गया, क्योंकि उस यूएसएसआर तो गेम से बैकआउट हो चुका है। तो जो कोल्ड वॉर थी इवेंचुअली वो एंड हो गई। तो जो कोल्ड वॉर एंड हुई, कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर जो पीरियड था, उसमें 5 मेजर क्या चेंजेस थे वो दुनिया में जो नोटिस किए गए वो हमने पढ़ा। लेकिन हमने उस चेंजेस का जो था शॉर्टर वर्जन पढ़ा, बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स पढ़े फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हम उन्हीं पॉइंट्स को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। हमारा जो डिटेल पॉइंट हम कवर करने वाले हैं, एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट। वी कैन सी टू important trends in international relation since the East European Revolution of 1989। मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स नोटिस किए गए हैं। कब से? ईस्ट यूरोपियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1989। ये इट माइट साउंड यू अ बिट कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, बट ईस्ट यूरोपियन रिवॉल्यूशन मतलब जो यूएसएसआर था अपना, उसका कब्जा कहाँ था स्टूडेंट्स? ईस्ट यूरोप में। कहाँ था? ईस्ट यूरोप में। यूएसएसआर ही बिखरा है ना 1989 में। यूएसएसआर की कंट्रीज ही अलग हुई ना यूएसएसआर से, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिमांड किया। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि जो यूएसएसआर था वो ईस्ट यूरोप में था। तो यहाँ पे जो ईस्ट यूरोपियन रिवॉल्यूशन था 1989 का, उसमें दो मेजर ट्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स नोटिस किए गए। तो उस ट्रेंड्स को हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज द असर्शन कॉन्सेप्ट ऑफ एथनिक नेशनलिज्म based on right to self determination, and the second is end of bipolarity। रीजन क्या था? हमने पढ़ा कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। हमने क्या पढ़ा? यूएसएसआर जो था वो टूट गया। क्यों टूटा वो नहीं मालूम हमें, वाई। तो उस वाई का आंसर हम इस डिटेल पैराग्राफ में पढ़ेंगे, इस डिटेल पॉइंट में पढ़ेंगे।
इंडिपेंडेंस तो मांगा यूएसएसआर की एलाइज ने, लेकिन क्यों मांगा, रीजन क्या था? रीजन था उनका एथनिक नेशनलिज्म। रीजन था कि उनको अपना राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन रियलाइज हुआ था, इसलिए उन्होंने डिमांड की कि हमें भाई इंडिपेंडेंस चाहिए, ना हमें इस पार रहना है, ना हमें उस पार रहना है, हमें अपने पे डिपेंड रहना है, हमें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अब एथनिक नेशनलिज्म पढ़ते हैं हम कि एथनिक आइडेंटिटी क्या होती है। क्या होता है एथनिक नेशनलिज्म? स्टूडेंट्स, जो वहाँ के नेटिव होते हैं, जो वहीं के रहने सहने वाले होते हैं, जो अलग अलग तरह के कल्चर को फॉलो करने वाले, तो बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं। तो जो ईस्ट यूरोप है, वहाँ पे काफ़ी तादाद में ऐसी पॉपुलेशन है। बट जो वेस्ट यूरोप है, जहाँ पे यूएसए रूल करती थी, यूएसए का सुपर पावर था, वहाँ पे मॉडर्नाइज लोग हैं, ठीक है। वो ट्रेडिशन, कल्चरल नॉर्म्स इस पर इतना नहीं डिपेंडेंट है, बेस्ड है। तो जो ईस्ट साइड था वो लेस डेवलप्ड था एज कंपेयर टू द वेस्ट साइड, है ना। तो इसलिए जो ईस्ट में था वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि कुछ लोग एथनिक नेशनलिज्म वाले थे, एथनिक आइडेंटिटी वाले थे। तो अपनी एथनिक आइडेंटिटी को लेके उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई कि हमें आपके साथ नहीं रहना है, हमारा कोई भला नहीं हो रहा है, हम पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ फाइट में पड़ रहे हो, सिर्फ अपनी रेपुटेशन के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ पावर 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 पावर। तो इसलिए उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड की। यूएसए से भी काफ़ी हेल्प आई, और भी दूसरी इंडिपेंडेंट कंट्रीज से भी, और ऐसे ऐसे करके जो है यूएसएसआर जो था वो बिखर गया, और उसकी काफ़ी सारी अलाइज ने एथनिक आइडेंटिटी को लेकर एथनिक नेशनलिज्म की डिमांड की, और उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल किया। जब उन्होंने 15 कंट्रीज़ थी वो, आगे हम मैप में देखते हैं कौन सी वो 15 कंट्रीज़ थी नेम के साथ। तो 15 कंट्रीज़ जो थी वो अलग हो गई यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर कम्प्लीटली जो है बहुत वीक पड़ गया था, और इवेंचुअली वो हार गया। एज अ सुपर पावर वो नहीं बचा। तो ये है, अब हम आगे रीड करते हैं। और सेकंड क्या था हमारा ट्रेंड? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब जब यूएसएसआर हार गया, ये दो सुपर पावर थी ना, सुपर पावर 2, सुपर पावर 1 यूएसए। तो जब यूएसएसआर हार गया और ये जीत गया, तो यूएसएसआर तो रहा ही नहीं ना सुपर पावर। सुपर पावर का डेफिनेशन आगे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, हमने पढ़ा नहीं शायद। सुपर पावर इज अ स्टेट विद अ लीडिंग पोजीशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब यूएसएसआर के पास तो पावर ही नहीं रही ना। अगर उसके पास पावर होती उतनी, तो वो उन अपने एलाइज को बचा सकता था, अलग नहीं होने देता, लेकिन उसने नहीं बचा पाया, अलग हो गए उसके एलाइज उससे। तो यूएसएसआर जो था वो एज अ सुपर पावर नहीं बचा। तो जो बाइपोलैरिटी थी वो खत्म हो गई। हमने पढ़ा था ना, यूनी मतलब 1, बाय मतलब 2। तो जो बाइपोलैरिटी थी, जो दो हिस्सों में देश बोल रही हूँ मैं, जो दो हिस्सों में वर्ल्ड का डिवीजन हुआ था, यूरोप का डिवीजन हुआ था ईस्ट एंड वेस्ट में, वो एंड हो गई। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, अलग हुआ, बिखरा, और उसी के चलते जो था बर्लिन वॉल तोड़ दिया गया। तो ये दो ट्रेंड थे। क्या दो ट्रेंड थे स्टूडेंट्स? फर्स्ट ट्रेंड था assertion of the concept of ethnic nationalism based on right to self determination, और second trend था end of bipolarity, and both goes hand in hand, ठीक है। एथनिक नेशनलिज्म की डिमांड हुई तभी यूएसएसआर की एलाइज ने इंडिपेंडेंस मांगा, उन्हें इंडिपेंडेंस मिली, और तब बाइपोलैरिटी जो थी वो ख़त्म हुई। तो दोनों साथ साथ ही हैं। अगर एथनिक नेशनलिज्म की डिमांड नहीं होती तो शायद बाइपोलैरिटी भी ख़त्म नहीं होती। आगे देखिए, लिखा भी है कि बाइपोलैरिटी एग्जिस्टेड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ टू सुपर पावर। जैसे कि मैंने कहा कि अगर बाइपोलैरिटी, एथनिक नेशनलिज्म के वजह से ही जो यूएसएसआर था वो वीक पड़ गया, क्योंकि उसकी एलाइज उससे बिखर चुकी थी। अब वो कमज़ोर हो गया था, क्योंकि जो उसकी एलाइज थी ना स्टूडेंट, जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी उस ईस्ट साइड की, जैसे तजाकिस्तान, अज़रबैजान, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी कंट्रीज़ थी। आगे हम देखते हैं हमारे मैप में होंगी। देखिए ये यहाँ पे ये सारी कंट्रीज़ ने एथनिक नेशनलिज्म पे उन्होंने इंडिपेंडेंस ले ली। कज़ाकिस्तान, यूक्रेन, एस्तोनिया, लिथुनिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़स्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मोल्डोवा, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये 15 कंट्रीज़ थी, और ये रशिया था। तो ये मिलाकर था यूएसएसआर।
अब ये यहाँ पे ना नेचुरल रिसोर्सेज बहुत पाए जाते हैं, कहीं यूरेनियम, कहीं पेट्रोलियम, कहीं क्या। तो इससे जो यूएसएसआर था, उसको जो है यहाँ से इकोनॉमी उसकी बूस्ट होती थी, लेकिन यहाँ के लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि इनसे तो इनका रिसोर्स ले लिया जाता था और उसी सब चीज़ में खर्चा किया जाता था। अपनी जो था अपने आप को और सुपर पावर बनाने में खर्चा किया जाता था, स्ट्रॉन्ग बनाने में खर्चा किया जाता था, ना कि इनके डेवलपमेंट पे खर्चा किया जाता था। तो इसलिए भी ये भी एक रीज़न है कि इन्होंने अपने नेशनलिज्म को लेकर जो है वो इंडिपेंडेंस की डिमांड की कि हम खुद को गवर्न कर लेंगे, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, the world was divided into two centers of power. The disintegration of Soviet Union ended one of the center of power. जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके पास पावर नहीं रही। अब आप समझे कि पावर क्यों नहीं रही। आप बोलोगे ठीक है ना, 15 कंट्री चली गई तो चली गई। रशिया था उस मतलब वो फिर भी पावरफुल रह सकता था, लेकिन पावर कैसे आती है? पावर यूनिटी से आती है। इनके पास क्या है, इनके पास क्या रिसोर्स है, इनके पास क्या रिसोर्स है, यहाँ से भी रिसोर्स है, यहाँ से भी आए, यहाँ से भी आए, सब रिसोर्स यहाँ कलेक्ट हो गए। अब जो है ये पावरफुल हो गया। अब आप समझे, अब जब ये लोग चले ही गए, रिसोर्स यहाँ पे है नहीं इतने अवेलेबल, तो ये पावरफुल कैसे रहेगा? मेन रीजन ये है कि उसकी पावर क्यों गई। तो वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ पावर, Soviet Union ended one of the center of power. Therefore, the disintegration of Soviet Union meant the end of bipolarity in the world. समझ गए? आगे क्या है? ईस्ट यूरोपियन रिवॉल्यूशन के बारे में। द रिवॉल्यूशन ऑफ द ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स वाज अ रिवॉल्यूशन ऑफ ग्रोइंग एस्पिरेशंस ऑफ मिडिल क्लास। They desired more freedom and economic well-being. They rose against the communist government that were controlled by the Soviet Union and emerged as a free democratic states. जो ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स थे जिन्होंने डिमांड की, किसकी डिमांड की? इंडिपेंडेंस की डिमांड की, ये थे ईस्ट यूरोपियन स्टेट। ये हमारे ईस्ट यूरोपियन स्टेट। यहाँ पे जो मिडिल क्लास थे वो बहुत सफ़र करते थे, क्योंकि वो जॉब करते हैं, वो टैक्स पे करते हैं, उनके जो है टेरिटरी में रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। सारा फ़ायदा कौन उठा रहा है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उठा रही है। कौन उठा रहा है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उठा रही है सारा फ़ायदा। इनको तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसलिए इन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, रेजिस्ट किया कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, डिमांड की कि हमें नेशनलिज्म चाहिए, हम डेमोक्रेटिक स्टेट में बदलना चाहते हैं। तो इनको इंडिपेंडेंस मिला, इन्होंने इंडिपेंडेंस लिया और अपना अपना डेमोक्रेटिक स्टेट फॉर्म किया। समझे? यहीं पे ये बोल रहा है, ये पैराग्राफ का मतलब यही है। They desired the freedom and economic well-being. They rose against the communist government that were controlled by Soviet Union and emerged as a free democratic state. Even within the Soviet Union, the movement for more political and economic freedom led to the various states demanding more autonomy and eventually independence. Meanwhile, the ethnic identity of the various people of the region became stronger. This led to the state demand for the creation of independent state based on ethnic identity. लोगों के अंदर अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ही जो है एक स्ट्रॉन्गर फीलिंग डेवलप होने लगी अपनी आइडेंटिटी को लेकर, कि हम ये नहीं हैं और जो हम हैं उसको हमें सेफगार्ड करने के लिए अपना डेमोक्रेटिक स्टेट चाहिए, अपना इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। तो इसलिए एथनिक आइडेंटिटी के बेस्ड पर जो नेशनलिज्म की डिमांड होने लगी वो और भी बढ़ते गई। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस ट्रेंड के। जो फर्स्ट ट्रेंड है हमारा एथनिक नेशनलिज्म पर, वो एग्जाम्पल्स हम रीड करते हैं। आइए। In Europe, the pattern of creation new states can be follows: Czechoslovakia split into two states, Czech Republic and Slav Republic. Yugoslavia split into Croatia, Slovenia, Serbia, Bosnia, Herzegovina, North Macedonia and Montenegro. यानी यूगोस्लाविया 7 हिस्सों में गया और ज़ेकोस्लाविया 2। On which basis? On ethnic nationalism.
इन केस ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन द न्यू स्टेट वर एज फॉलोज, मतलब जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसको तोड़कर 15 स्टेट बने। अर्मेनिया, मोल्डोवा, एस्तोनिया, लत्विया, लुथेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तजाकिस्तान जो हमने अभी मैप में देखा, किर्गिस्तान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, कजाकिस्तान एंड रशिया। तो ये यूएसएसआर था पहले, सब ये बिखर के अलग अलग स्टेट हो गए, अलग अलग कंट्रीज हो गए। The trend of creation of new state on the basis of ethnic nationalism based on right to self-determination was also seen in other parts of the world. अभी क्या बोल रहा है, ये तो ईस्ट यूरोप में देखा गया था ना, ईस्ट यूरोप में अब तक के देखा गया था, लेकिन अब ये ट्रेंड का था, ये जो ट्रेंड था वो दूसरे हिस्सों में भी पहुंच गया था। Some of the new countries that emerged as an independent state are, अब जो न्यू कंट्रीज है जो इंडिपेंडेंट स्टेट बनी है आजकल में, वो है ईस्ट टिमोर, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहाँ आता है स्टूडेंट? साउथ ईस्ट एशिया में, है ना, ये अलग ही कॉन्टिनेंट है, ईस्ट यूरोपियन कॉन्टिनेंट तो है नहीं। तो ये यही बता रहा है, स्टार्टिंग में ही मेंशन किया गया है कि ये ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे दुनिया के और भी हिस्सों में जा रहा था। तो ये पहुंचा साउथ ईस्ट एशिया। ईस्ट टिमोर जो था वो पहले इंडोनेशिया में के साथ था, लेकिन अब वो अलग होकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका है। अर्तेरिया इंडिपेंडेंट फ्रॉम इथोपिया, साउथ सुडान इंडिपेंडेंट फ्रॉम सुडान। अब आगे क्या है कि दिस ट्रेंड डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक नेशनलिज्म इज ऑल्सो सीन इन फॉलोइंग केसेस। अब ये जो केसेस है ना, इनको मिली नहीं है अब तक इंडिपेंडेंस, ये डिमांड कर रहे हैं जो ये रिसेंट केसेस हैं, ठीक है। कैटलोनिया वांट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन, अब तक मिली नहीं है। कैटलोनिया स्टिल वांट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन, मतलब उनका अभी स्ट्रगल चल रहा है। कोसोवो वांट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम सर्बिया, कोसोवो जो है उसको इंडिपेंडेंस चाहिए सर्बिया से। इट्स इंडिपेंडेंस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सम कंट्रीज इन यूरोप, यानी जो आसपास की कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने कोसोवो को सर्बिया से इंडिपेंडेंट के लिए हाँ मतलब उन्होंने राज़ी हैं इस डिसीजन से, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इस डिमांड को कि ये एक वैलिड डिमांड है, इन्हें इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए। आगे क्या है, चेचेनिया वांट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम रशिया। चेचेनिया भी एक ट्राइब है रशिया की, और अब उनको भी अपने नेशनलिज्म को लेकर जो है इंडिपेंडेंस चाहिए, एथनिक नेशनलिज्म, एथनिक आइडेंटिटी को लेकर, इसलिए वो भी डिमांड कर रहे हैं। और जो चेचेनिया स्टूडेंट्स वो आजकल टेररिज्म एक्टिविटीज़ भी कर रही हैं। वाई? बिकॉज उनको रशिया से इंडिपेंडेंस नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है अगेंस्ट रशिया। तो आगे हम देखते हैं, ये यूरोप का मैप देखो, ये है वेस्टर्न यूरोप, ये है ईस्टर्न यूरोप। ये कैसे करेंगे डिवाइड, ऐसे ये है ईस्टर्न यूरोप, और ये था मेन क्या था, जर्मनी बीचों बीच में, तो यहाँ बर्लिन वॉल थी यहाँ कहीं, तो ऐसे जो था वो डिवीजन था, ये ऐसे, हाँ ऐसे ही था बराबर, देखो ऐसा, ऑस्ट्रिया इधर आएगी, ये ऐसा था, ऐसा, ये था पूरा बर्लिन वॉल, ठीक है। ये जो थे ना ईस्ट यूरोपियन वाले, वो थोड़े कम डेवलप थे एज कम्पेयर टू वेस्ट, तो इसलिए वेस्ट का कभी डिवीजन हुआ नहीं। ईस्ट ने जो है यूएसएसआर से इंडिपेंडेंस मांगी और जो है बिखर गया, तो जाके बाइपोलैरिटी ख़त्म हुई। बाइपोलैरिटी जब ख़त्म हुई तो एक ही सुपर पावर बचा, वो था अपना यूएसए। अब जब वो एक सुपर पावर बचा तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है टुवर्ड्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड। In 1990, Iraq went in for a war against Kuwait. Iraq versus Kuwait. कब हुआ ये? 1990 में। And established control over. इराक ने कुवैत के टेरिटरी पे जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया था। There was a global reaction against it and the matter was discussed in United Nations. अब पूरा ग्लोब ने इस सिचुएशन पे, इस मैटर पे रिएक्ट किया
और यूनाइटेड नेशन में इसका डिस्कशन भी हुआ। अब यूनाइटेड नेशन का जो है हर चीज़ मोस्टली यूएसए ही हैंडल करता है, सारे डिसीजन यूएसए ही समझो हेड है। अभी भी सुपर पावर मुझे तो ऐसे ही लगता है कि यूएसए ही चल रही है, कितनी भी मल्टीपोलैरिटी आ गई हो, बट स्टिल समवेयर डाउन द लाइन यूएसए कंट्रोल्स द वर्ल्ड एंड इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड एज वेल। तो ग्लोबल रिएक्शन हुआ अगेंस्ट इस मैटर पे और यूनाइटेड नेशन में इसे डिस्कस भी किया गया। द यूनाइटेड स्टेट टुक द इनिशिएटिव एंड लेड द मल्टीनेशनल फोर्स अगेंस्ट इराक। मतलब अलग अलग कंट्रीज की फोर्सेस को इराक पर भेज दिया गया, ठीक है, ताकि वो ये देखो ये छोटा सा कुवैत है और ये इराक है और इराक ने इस पे भी जो है कब्जा कर लिया था। तो यूएसए मतलब जो अपना यूनाइटेड नेशन यूएन ने मल्टीनेशनल फोर्सेस को यहाँ पर भेज दिया गया और ये वॉर एंड हुई बाय गिविंग कुवैत इट्स फ्रीडम। उसको मतलब फ्री कर दिया गया, उसको उसकी टेरिटरी वापस मिल गई कुवैत को। इसका सारा इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन ने लिया। यूनाइटेड नेशन टुक द इनिशिएटिव एंड लेड द मल्टीनेशनल फोर्स अगेंस्ट इराक। तो ये ध्यान में रखना, अभी भी हर चीज़ जो है किसके हाथ में है, यूनाइटेड नेशन के हाथ में। द वॉर एंडेड विथ कुवैत बिकमिंग फ्री फ्रॉम इराकी कंट्रोल। द देन अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज एच बुश, ही इज़ द सीनियर जॉर्ज एच बुश, ओके, कंसिडर दिस एज अ मॉरल विक्ट्री। उन्होंने अमेरिका के उस टाइम के प्रेसिडेंट जो थे 1990 के टाइम्स के जॉर्ज एच बुश, उन्होंने इसको एक मॉरल विक्ट्री कंसिडर किया और इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का टर्म दे दिया कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। कि अगर कहीं भी ऐसा हमने नोटिस किया कि किसी भी कंट्री के ऊपर ऐसे कब्जा किया जा रहा है तो जो गलत है उसको हम ऐसे ही डिफीट करेंगे, ये है हमारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था वो किसके डिसीजन पर हुआ? ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट टुक द इनिशिएटिव ना। तो पावर समझो, हेड कौन है वर्ल्ड का? यूनाइटेड स्टेट है। तो ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड है अभी हाँ 1990s में हम डिस्कस करें, अभी हम अपने आगे वाले पॉइंट में नहीं गए, आगे देखते हैं क्या होता है। डिस्क्राइब इज एज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म दिया गया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि अब वर्ल्ड का क्या हाल है, वर्ल्ड एक नए ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। और ये ऑर्डर क्या था कि कभी भी अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो मल्टीनेशनल फोर्सेस को या यूएसए या यूएन डिसाइड करके उसको मॉरल विक्ट्री दिलाएंगे, जहाँ पे जो गलत है वो गलत रहेगा और जो सही है वो सही रहेगा। कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, लोग मॉरल को सपोर्ट करेंगे, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करेंगे। दिस अमेरिकन एक्शन हैड रिसीव्ड ग्लोबल सपोर्ट। इस अमेरिकन एक्शन को ग्लोबली सपोर्ट किया, लोगों ने बहुत इम्प्रेस हुए लोग, इंक्लूडिंग सोवियत यूनियन, चाइना, कंट्रीज ऑफ द एनएटीओ, इजराइल एंड द अरब स्टेट्स इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। यानी इसको एक ग्लोबल सपोर्ट मिला, काफ़ी कंट्रीज़ ने जो है अपना सपोर्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट को, अमेरिकन डिसीजन को दिया। द सोवियत यूनियन विच वॉज फेसिंग इंटरनल प्रॉब्लम्स disintegrated in 1991. There wasn't much ideological opposition against the United States, and eventually the meaning of the term New World Order, which implied American dominance and the leadership in matter of security, was accepted at the global level. This was the first expression of unipolar world. आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अमेरिकन एक्शन ने ग्लोबल सपोर्ट रिसीव किया फ्रॉम सोवियत यूनियन, चाइना, कंट्रीज ऑफ एनएटीओ, इजराइल एंड द अरब स्टेट्स इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। द सोवियत यूनियन विच वॉज फेसिंग इंटरनल प्रॉब्लम्स इन डिसइंटीग्रेटेड इन 1991। सोवियत यूनियन के जो था इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से ही उसके एलाइज के साथ उसकी नहीं जमी, तभी तो वो डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में। और 1990 में 1990s का डिस्कशन है जब वर्ल्ड ने एक यूनिपोलर सिचुएशन को विटनेस किया। अमेरिका को लोगों ने पावर कंसिडर करना शुरू कर दिया था ग्लोबली, उसके एक्शन को जो है बहुत ही अप्रिसिएशन रिसीव हुई। देयर वाज़न्ट मच आइडियोलॉजिकल पोजिशन अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट। अब सिर्फ यूएसएसआर ही बचा है जो आइडियोलॉजिकली यूएसए को अपोज कर रहा है और ज़्यादा
अपोजिशंस नहीं है अगेंस्ट यूएसए। अब इवेंचुअली जो मीनिंग था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जो इम्प्लाइड करा अमेरिकन डोमिनेंस को और लीडरशिप को इन मैटर्स ऑफ सिक्योरिटी, वो पूरे ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, अमेरिकन डोमिनेंस को और अमेरिकन जो था लीडरशिप को सिक्योरिटी के टर्म्स में, सिक्योरिटी के मैटर्स में ग्लोबल लेवल पर लोगों ने एक्सेप्ट किया, कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया। ये था पहला एक्सप्रेशन टुवर्ड्स द यूनिपोलर वर्ल्ड। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट टुवर्ड्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड। आई होप स्टूडेंट दिस मच इज क्लियर। आगे से हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो आगे का हमारा थर्ड, फोर्थ पॉइंट है और फिफ्थ पॉइंट वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आगे का आप रीड करते रहिए, चैप्टर 12 पेजेस का है। हम जल्दी जल्दी ये पॉइंट्स को कवर करके अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. Students, in our last video हमने अपने 2 पॉइंट स्टार्ट किए थे, एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट, जो कि हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, मैप्स के साथ पढ़ा, काफ़ी एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में आपके, वो भी हमने अच्छे से कवर किया। सेकेंड पॉइंट हमने स्टार्ट किया टूवर्ड्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे बायपोलर से वर्ल्ड अब यूनी में आ गया है। हमने वो अच्छे से कवर किया। आगे का हमारा थोड़ा पॉइंट छूटा हुआ था, तो हम वो पढ़ के अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी सेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये रीड किया होगा मेरे पढ़ाने से पहले। देखो, आप एक बार रीड करके रखो, ताकि रीड करते टाइम जो जो आपको कन्फ्यूजन हो, डाउट्स हो, वो आपकी माइंड में ऑलरेडी वो नोटेड हो, हाईलाइटेड हो। और जब सेकेंड टाइम आप तब रीड करो जब मैं रीड कर रही हूँ। ठीक है, जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लेक्चर सुन रहे हो, तो आपका रीडिंग होनी चाहिए, ताकि वो सेकेंड रीड हो आपका। इससे आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर होते जाएगी, और रीडिंग ही आपको हेल्प करने वाली है। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बस, रटना कुछ भी नहीं है, आप खुद ब खुद फिर आंसर लिख लोगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बॉक्स में है फ्रैंसिस फुकुयामा, जो एक अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटर है। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, कॉन्सेप्ट एक इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था एंड ऑफ हिस्ट्री। He believed that after the fall of communism in Soviet Union, the socialist political, economic and social system had came to its end, and that the world would now have liberal democratic system. इनका ये मानना था कि जब से यूएसएसआर का कम्युनिज्म फॉल हुआ है, तब से सोशलिस्ट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है, केम टू इट्स एंड, और अब वर्ल्ड के पास सिर्फ लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ये इनका मानना था, ये इनका कमेंट था एक्चुअली। आइए पढ़ते हैं। द यूनाइटेड स्टेट emerged as a dominant country. American dominance had political and economic dimension. यूएसएसआर तो खत्म हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ यूएसए बचा। यूएसए एक डोमिनेंट कंट्री इमर्ज्ड हुआ। यूएसए का डोमिनेंस जो है वो 2 डायमेंशन में देखा गया। पॉलिटिकल डायमेंशन में देखा गया तो यूएसए लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का मॉडल थी, और अगर इकोनॉमिक डायमेंशन में देखा गया तो यूएसए कैपिटलिज्म का मॉडल थी। तो ये जो है काफ़ी तेज़ी से लोगों में कह रही हूँ, काफ़ी तेज़ी से जो है कंट्रीज़ में अडॉप्ट करते हुए नज़र आया गया। न्यू कंट्रीज़ जो इंडिपेंडेंट हो रही थी, उनमें यूएसए के डोमिनेंस देखने मिले। बाय सेवरल पोस्ट कम्युनिज्म स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड एल्सवेयर, जो पोस्ट कम्युनिज्म स्टेट थे, जो टोटली डिफर करते थे यूएसए से, वो तक के अब यूएसए की आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूएसए का डोमिनेंस देखा गया है, और यूरोप में तो कर रहे हैं, बाकी देशों में भी, बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी ये चीज़ विटनेस करने मिल रही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस वॉज लिंक्ड टू डेमोक्रेसी। गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो डेमोक्रेसी से लिंक्ड है, कि अगर आपको चाहिए कि आपकी कंट्री में अच्छी गवर्नेंस हो, तो आपको वहाँ डेमोक्रेसी लानी चाहिए। ये मानना रहा गया है। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। ठीक है,
In economic sphere, socialist system of economy was given up by most of the countries. जब से यूएसएसआर का फॉल हुआ था तब से सोशलिस्ट सिस्टम जो था इकोनॉमी का वो गिरते जा रहा था और कैपिटलिज्म और जो दूसरी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज थी वहाँ वो देखी जा रही थी। तो इससे भी देखा जा सकता है कि कितना डोमिनेंस रहा है यूएसए का। On the other aspects about American domination was the use of American soft power. अब देखते हैं सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। इजी वर्ड में अगर मैं बोलूं, सीधी सीधी लैंग्वेज में, तो सॉफ्ट पावर मतलब अट्रैक्शन और हार्ड पावर मतलब जबरदस्ती। ठीक है, सॉफ्ट पावर मतलब वो दूसरी कंट्रीज हमें देख के अट्रैक्ट हो रही हैं, हमारी तरक्की से वो खुश हो रही हैं, वो चाहती हैं, उनको लगता है कि वो भी अगर यहाँ आएंगी हमसे मिलेंगी तो उनका भी प्रोग्रेस होगा, तो ये है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर, मैं किसी को डरा रही हूँ, धमका रही हूँ। ठीक है, यूएसए समझो डरा रहा है, धमका रहा है लोगों को अपने मिलिट्री पावर से, आर्म्स एंड एम्यूनेशन से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, वो डरा धमका के प्रेशराइज कर रहा है, तो वो है हार्ड पावर। Soft power is when you influence other countries without the use of military force. And hard power is obviously the opposite of this. तो जहाँ पे आप मिलिट्री का यूज करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, अपने तरफ ला रहे हैं, वो हार्ड पावर। तो यही यहाँ पे कहा गया है। लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. Liberal democracy is currently one of the dominant political ideologies in the world. It gives importance to individual liberty. A liberal democracy is characterized by the presence of few important things: universal suffrage, free and fair election, competitive party policy, politics, rule of law. तो ये है liberal democracy. ये है अमेरिकन एकेडमियन जोसेफ नाए, जिन्होंने सॉफ्ट और हार्ड पावर को डिफरेंशिएट किया, जैसा कि मैंने आपको बताया वही है। ठीक है, ये है कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेरिकन सॉफ्ट पावर का। एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि अमेरिका का बहुत फेमस है, हमारी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो है वो अमेरिकन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से टाई अप हैं। स्टूडेंट्स एक्सचेंज वीक में जाते हैं, एक्सचेंज सेमेस्टर्स में जाते हैं। इंटरनेट, फूड चेन्स, ये सारी अमेरिकन सॉफ्ट पावर के एग्जाम्पल्स हैं। आइए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन. The process of disintegration of states and the creation of new state was not always peaceful. Obviously जब इतना बड़ा disintegration हुआ यूएसएसआर का, इतनी बड़ी सुपर पावर जब बिखरी तो वो पीसफुल नहीं था। यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि यूगोस्लाविया में जैसे बॉस्निया और हर्जोवेनिया के बीच में काफ़ी ब्लडशेड हुआ, काफ़ी मतलब वॉयलेंट हुआ, वॉयलेंट एक्टिविटीज़ देखी गई बिटवीन दीज टू एथनिक ग्रुप्स। ऐसी कॉन्फ्लिक्ट चेचनिया में देखी गई, रशिया में देखी गई, ईस्ट टिमोर में देखी गई, है ना। तो ये पीसफुल नहीं था, यही बता रहा है। अब इसके रिस्पॉन्स में जो है सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जहाँ पे लोगों का ख्याल आने लगा, जैसे कि मैं अलग कंट्री में रहती हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसे लोग रहते हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं न्यूज़ में देख रही हूँ, कि वहाँ क्या हो रहा है उनके साथ, तो मुझे तरस आती है। तो वो जो एक मेरे अंदर जो सिंपैथी है, जो है ना, एम्पैथी जो मेरे अंदर क्रिएट हो रही है, उससे मेरे अंदर कंसर्न हो रहा है कि उनकी राइट्स को क्यों वायलेट किया जा रहा है, उन पे क्यों जुल्म हो रहा है, कि वो क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वैसे ही उस टाइम पे 1990s के टाइम पे भी जब ये डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब इतनी सारी कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस चाहिए था, अलग होना था, तो काफ़ी ब्लड शेड हुआ, काफ़ी वायलेंट एक्टिविटीज़ हुई, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, राइट्स हुए। तो उनके रिस्पॉन्स में जो है लोगों ने ह्यूमन राइट्स के तरफ अपना कंसर्न जताया कि ये नहीं होना चाहिए, इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए, ये कंसर्न लोगों ने जताया। तो जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब जानते हैं। काफ़ी
मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। कुछ गिनी चुनी जो छोटे मोटे आइलैंड्स हैं, कुछ ऐसी हैं वो यूनाइटेड नेशन के पार्ट्स नहीं हैं। तो यूनाइटेड नेशन के एक वो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज में इंटरवेन करता है, जो कंट्रीज में जाता है ताकि ऐसी कॉन्फ्लिक्ट आगे ना आए। ठीक है, जैसे कुवैत और इराक वाला हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने वहाँ पे इंटरफेयर किया। जैसे अभी इजराइल और पैलेस्टाइन का हुआ था, यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर अनाउंस किया। तो वैसे ही यूनाइटेड नेशन उस टाइम से ह्यूमन राइट के बारे में कंसर्न हो गया था। ठीक है, यही यहाँ पे कहा गया है, दिस इज वन ऑफ द मेन टास्क ऑफ यूएन पीस कीपिंग। यूएन पीस कीपिंग क्या है, आइए देखते हैं। यूनाइटेड नेशन डज नॉट हैव इट्स ओन आर्मी। जैसे कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कोई कंट्री तो है नहीं कि उसके पास उसकी आर्मी होगी। तो जो मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन की, उनकी आर्मीज को मिला के, उनकी लोगों को मिला के, फोर्स को मिला के एक पीस कीपिंग फोर्स बनाई गई है आउट ऑफ देयर ओन मिलिट्री रिसोर्सेज। जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके ही मिलिट्री रिसोर्सेज से एक पीस कीपिंग फोर्स बनाई गई है, यूएन पीस कीपिंग के नाम से वो जानी जाती है। ये फोर्स यूएन पीस कीपर्स कहलाती है। पीस कीपर्स कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन में जाते हैं, वॉर जोन में जाते हैं, जो यूएन की सिक्योरिटी के अंडर आता है, कि जिसकी जिम्मेदारी है, यूएन की जिम्मेदारी है कि हाँ यहाँ की सिक्योरिटी हमारे अंडर है। तो काउंसिल रिकमेंड करती है तो ही वो जाते हैं। तो ये पीस कीपर्स ऐसे प्रोन जोन में जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाते हैं, और तब से सीज फायर जो है स्टैब्लिश हुआ है। सीज फायर अनाउंस करते हैं जब हालात हद से ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो ये है यूएन पीस कीपिंग। तो यूएन पीस कीपिंग का मेन टास्क यही है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करें। पोस्ट कोल्ड वॉर के टाइम पे, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद का जो पीरियड था, तो यूनाइटेड नेशन ने कंटिन्यू किया ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरवेन करने का और पीसफुल रिजोल्यूशन किसी भी डिस्प्यूट का लाने का, ये यूनाइटेड नेशन ने कंटिन्यू किया। बट नाउ द रैशनल फॉर द इंटरवेंशन वाज नॉट जस्ट टू स्टॉप द ऑनगोइंग वॉर बट ऑल्सो टू प्रिवेंट द रीअकरेंस of conflicts in future, maintain peace and protect the human right of the affected people. The United Nations intervened in Cambodia, Somalia, Yugoslavia for this purpose. अब यूनाइटेड नेशन का मेन एम ये नहीं है कि वो सिर्फ लड़ाइयाँ रोके, वो ऐसे रोके, ऐसे सॉल्यूशंस लाएं, ऐसे रिजोल्यूशंस लाएं, ऐसे लॉज बनाए कि आगे ऐसी कोई नौबत ही ना आए, ऐसी कोई रीअकरेंस ना हो फ्यूचर में, मेंटेन रहे पीस और शांति, और सबकी ह्यूमन राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। The increasing awareness about human rights and their protection in international law gave rise to new phenomena for the protection of rights in the form of humanitarian intervention. 1990s की जो पीरियड था उसको गोल्डन एज बोलते हैं ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी इंटरफेयर रहा है काफ़ी सारी चीज़ों में, वेदर इट्स कॉन्फ्लिक्ट। इन 90s को गोल्डन एज कहा गया है ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, क्योंकि 1990 जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा था, 1993 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे 170 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस किस पर थी स्टूडेंट्स? ह्यूमन राइट्स पर थी, जो वियना में हुई, कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। यहाँ पे सारी कंट्रीज ने रीअफर्म्ड होकर कमिटमेंट की टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। तो ये बहुत बड़ी कमिटमेंट थी, ठीक है, देखा जा रहा है। तो ये भी एक जो है इवेंट है ऐसा जहाँ पे हम ये विटनेस कर सकते हैं कि कैसे ह्यूमन राइट को कितनी इम्पोर्टेंस दी गई है, कितना माना गया है। ह्यूमैनिटेरियन रोल प्लेड बाय इंडिया। 1993 फरवरी 1992 से सितंबर 1993 तक यूनाइटेड नेशन ट्रांजिशनल अथॉरिटी इन कंबोडिया, यहाँ पे इंडिया की मिलिट्री को सेंड किया गया था टू मेंटेन पीस एंड रिस्टोर ह्यूमन राइट्स। सेकंड था सोमालिया में, यूएन ऑपरेशंस इन सोमालिया, यहाँ पे भी इंडियन फोर्स को देखा गया, यहाँ पे भी इंडियन फोर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडियन आर्मी डॉक्टर्स इन सोमालिया। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स, टेररिज्म।
The attack on the New York Trade Center and the Pentagon in Washington, D.C. on 11th September 2011, popularly referred to 9/11 attack, brought in a new form of terrorism in the world. The concept of terrorism is not new. Terrorism has been defined as the use of violence or threat to use violence with an intention to create panic in the society and pursue political, religious, ideological goals. टेररिज्म कोई न्यू कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन टेररिज्म का जो नेचर पहले था और जो पोस्ट कोल्ड वॉर के टाइम पे चेंज हुआ, वो मेन चीज़ है जो हमें यहाँ पे पढ़नी है. तो टेररिज्म तो वही है जो पहले भी था. देखो यहाँ पे दिया गया है, डिफाइन किया गया है कि वॉयलेंस को लोग यूज़ करते हैं. एक टेररिस्ट ग्रुप जो है वो वॉयलेंस को यूज़ करता है ताकि वो गवर्नमेंट को डरा धमका सके या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को डरा धमका सके और अपनी मेन गोल्स जो हैं, आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं या पॉलिटिकल जो भी उनके गोल्स हैं, उसको वो अचीव कर सके. ये मेन रीज़न है टेररिज्म का, डराना और धमकाना. यही वजह है कि वॉयलेंस होता है और यही टेररिज्म इसी को बोलते हैं. लेकिन जो उसका नेचर चेंज हुआ है ना, वो हम मेन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. जनरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड ऑफिशियल्स आर द प्राइमरी टारगेट्स. ठीक है, ये मेन टारगेट्स रहते हैं, प्राइमरी टारगेट्स रहते हैं. The first instance of modern day terrorism is considered to be the attack on Israel Olympic team at Munich in 1972 by the Palestinians. तो ये था फर्स्ट मॉडर्न डे टेररिज्म जो मॉडर्न वर्ल्ड में हुआ था. इजरायली ओलंपिक टीम के ऊपर जो है 1972 में पैलेस्टीनियन अटैक हुआ था. Since then, terrorist organization and groups have indulged in airplane hijacking, ऐसे उसमें देखे गए टेररिज्म, बॉम्बिंग एंड असैसिनेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स. ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टेररिज्म मेनली टारगेटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट. जो ट्रेडिशनल फॉर्म था वो इंस्टीट्यूशंस को मेनली टारगेट करता था. द टेररिस्ट यूजुअली फॉट फॉर द राइट्स ऑफ सम स्पेसिफिक पीपल. टेररिस्ट जो लोग होते हैं उनका भी कोई मकसद होता है ना, वो ऐसी थोड़ी वायलेंस करते हैं, उनका भी कोई एम रहता होगा, कुछ मकसद रहता होगा. तो पर्टिकुलरली किसी ग्रुप के लिए या किसी एम के लिए या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए ही उन लोग टेररिस्ट अटैक करते हैं. द टेररिस्ट एक्टिविटी वॉज यूजुअली एसोसिएटेड विद सेपरेटिस्ट मूवमेंट. मोस्टली सेपरेशन के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अपनाया गया है. Modern day terrorism is different in several ways. The terrorists today are not fighting for specific group in a specific geographic area. The terrorist organizations are motivated and inflamed by an abstract religious ideology. The fight is for abstract goals and operations are global in nature. लेकिन अब जो मॉडर्न डे टेररिज्म है वो कोई स्पेसिफिक ग्रुप या कोई स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया के लिए नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि वो मोटिवेटेड है एक रिलीजियस आइडियोलॉजी के बेसिस पे. ठीक है, द फाइट इज फॉर एब्स्ट्रैक्ट गोल एंड द ऑपरेशंस आर ग्लोबल इन नेचर. फाइट है एक एब्स्ट्रैक्ट गोल के ऊपर, एक आइडियोलॉजी को लेकर, और जो नेचर है वो ग्लोबल है. वो कोई स्पेसिफिक कि हाँ बस इसी एरिया में होगा, पहले ऐसे ही होता था. लेकिन जब से न्यूयॉर्क पे हुआ है, जबकि वहाँ पे कोई टेररिज्म एक्टिविटीज़ देखने नहीं मिली हैं इससे पहले, तो तब से ये नेचर जो है उसका ग्लोबल में टर्न हो गया. 9/11 अटैक्स के बाद सिमिलर अटैक्स हुए बाली में 2002, मैड्रिड में 2004, लंदन में 2005 और हमारे मुंबई में भी 2008 में हमें देखने मिला. तो ये था हमारा टेररिज्म. स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक के आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं. आगे हमारा पॉइंट है मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो. आप अच्छे से एक एक पॉइंट को एब्जॉर्व करें अपने दिमाग में और रीड करते जाइए. रीडिंग विल रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग. आपको रटने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया है तो. ठीक है, रीड करें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें और फिर अच्छे से उसको लिखें. आपका प्रैक्टिस ऐसे ही हो जाएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स. टेक केयर.
एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है पॉलिटिकल साइंस का, अपनी लास्ट वीडियो में हमने टेररिज्म तक अपना चैप्टर कंप्लीट किया था एंड इन दिस वीडियो हम मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। The world order was dominated by United States in post-Cold War era. The American military and economic might was unchallenged during this time. This made it the only superpower. कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब यूएसएसआर फिनिश हो चुका था, जब यूएसएसआर एज अ सुपर पावर नहीं रह गया था, तो यूनाइटेड स्टेट सुपर पावर था और सारे वर्ल्ड में यूनाइटेड स्टेट का ही डोमिनेंस था। अमेरिकन मिलिट्री और इकोनॉमिक उस टाइम की इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, इतनी पावरफुल थी, और उस टाइम पे कोई चैलेंज नहीं कर रहा था अमेरिकन मिलिट्री और इकोनॉमिक, कोई उसका आसपास कंपटीशन नहीं था। तो इसलिए वहाँ पे उस टाइम पे वही सिर्फ एक सुपर पावर बची थी। हाउएवर, economic rise and military capabilities are not the only criteria to become and remain a superpower. लेकिन इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेबिलिटीज अब सिर्फ क्राइटेरिया नहीं है एक सुपर पावर रहने की। इट इज एन अमेलगमेशन ऑफ बोथ हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर दैट शेप्स अ कंट्री टू बिकम्स अ वर्ल्ड पावर। अमेलगमेशन, स्टूडेंट, अमेलगमेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। अमेलगमेशन मतलब एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें कंबाइनिंग होती है, जॉइनिंग होती है कोई भी दो चीज़ की, दो एंटिटीज़ की। तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर जब यूनाइट होते हैं, अमेलगमेशन ऑफ बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट पावर शेप्स अ कंट्री टू बिकम वर्ल्ड पावर। Power relies on coercion, military force, and economic. Soft power includes social, economic, cultural influence, values, and tradition. Coercion, the practice of persuading someone to do something by using force or threat. ठीक है, ये है उसका मतलब। कोरेशन का मतलब है किसी को डरा धमका के अपने तरफ परसुएट करना। तो ये है हार्ड पावर और ये है सॉफ्ट पावर, जो अट्रैक्शन से लोग अपने तरफ आते हैं, खुद से लोग अपने तरफ आते हैं। ये हमने आगे पिछले बार काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, तो आई डोंट थिंक सो उसकी एक्सप्लेनेशन की अभी ज़रूरत है। तो सुपर पावर बनने के लिए अब हार्ड और सॉफ्ट पावर दोनों का अमेलगमेशन होगा, तो आप ज़्यादा स्ट्रांग हो, तब आपकी कंट्री ज़्यादा स्ट्रांग है। सिर्फ अगर आपके पास हार्ड पावर ज़्यादा है तो आप इतने स्ट्रांग नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप में कोई अच्छाई नहीं है। आप में दोनों चीज़ होनी चाहिए, दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, तब आप एक सुपर पावर के काबिल हो। तो यही यहाँ पे बता रहा है। In recent times, the dominant position of the United States has been directly or indirectly challenged. लेकिन आज के ज़माने में, आज के टाइम में यूनाइटेड स्टेट की जो पोजीशन है वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी कहो, लेकिन वो चैलेंज्ड है। कोई ना कोई उसको टक्कर दे रहा है, उसकी पोजीशन को थोड़ा ना थोड़ा वो नीचे आ ही जा रहा है। वो स्टेबल नहीं है कि वो हमेशा ही वो सुपर पावर रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं क्यों है ऐसा। फॉर इंस्टेंस, द इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन इन यूरोप थ्रू द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, द राइज ऑफ एशिया थ्रू द प्रेजेंस ऑफ चाइना, जापान, फॉलोड बाय इंडिया इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। यूरोपियन यूनियन जब से बना है तब से उसकी यूनाइटेड स्टेट की जो है पावर चैलेंज हो रही है। यूरोपियन यूनियन काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूनियन है, जहाँ पे सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो एक ही यूनियन में है, उनकी जीडीपी एक है, उनकी पॉपुलेशन एक है ना। तो उससे जो है यूनाइटेड स्टेट का कंपटीशन रहा है, रहता है। एशिया में जब हम एंटर करते हैं तो चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाइना में मैन फोर्स ज़्यादा है। इंडिया का भी सेम हाल है, इंडिया की भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, मैन फोर्स ज़्यादा है। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है। जापान भी बहुत फेमस है अपने मैन फोर्स के लिए, मैन पावर के लिए, अपनी टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो ये सारी जैसे जैसे हर कंट्री ने तरक्की की, हर कंट्री ने कोशिश की कि हर कंट्री अब अपने इकोनॉमिक की तरफ ध्यान दे रही है, हर कंट्री अपने टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दे रही है, हर कंट्री अपने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रही है। तो यूनाइटेड स्टेट जो शुरू से ही डेवलप्ड रहा है, उसको ये सारी न्यू इमर्जिंग कंट्रीज जो हैं वो चैलेंज कर रही हैं इन रीसेंट टाइम्स। The military resurgence of Russia and the growing importance of new regional organization have come to define a shift from a unipolar world to multipolar world order. रशिया में भी मिलिट्री रिसर्जेंस हो रहा है, रशिया की जो मिलिट्री इंपॉर्टेंस है वो ग्रो हो रही है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी देखने मिल रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज अलग अलग तरीके से सिमिलैरिटीज़ की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से, जैसे G20 है, जैसे ब्रिक्स है, सार्स है, एशियन है, ऐसे ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं 7-8 कंट्री या 10-20 कंट्री को मिला के कि हाँ ये कंट्रीज जो है इसमें और हमें ये सिमिलैरिटीज़ हैं, तो हम इनके साथ अपना ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि हम ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा फ्रीली उस पर डिस्कस कर सकें और डेवलप कर सकें अपनी अपनी कंट्रीज़ को। तो ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं, तो इससे जो यूएसए एज अ सुपर पावर है उसको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और वो एक सुपर पावर नहीं रह गया है, ऐसा ही समझिए। क्यों? क्योंकि कभी चाइना उसे चैलेंज कर रहा है, कभी रशिया उसे चैलेंज कर रहा है, तो एक कंपटीशन है। तो वही बता रहा है कि अब वो यूनिपोलार से रिसेंट टाइम्स में, अब के टाइम पे, अब के ज़माने में यूनिपोलार से ये जो शिफ्ट है वो यूनिपोलार से अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है।
तो यही है हमारा पॉइंट, मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म। नेक्स्ट एज वी मूव फर्दर हम पढ़ते हैं चाइना। China has posed a formidable challenge to the unipolar world led by the United States. चाइना ने एक बहुत ही फॉर्मिडेबल चैलेंज जो है वो पोज किया है यूनाइटेड स्टेट की तरफ, जो कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड था एक जमाने में। अब चाइना के राइज की वजह से मल्टीपोलैरिटी आ रही है। China's rise to global prominence can be attributed to its rapid economic progress since the introduction of economic reforms in the mid 1970s. 1970s में जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना में इंट्रोड्यूस किए गए फॉर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंट्रीज ग्रोथ, तब से इकोनॉमी जो है चाइना की वो रैपिडली ग्रो हो रही है। और ये सारी चीज़ों की वजह से चाइना का नाम ग्लोबली बहुत माना जाने लगा है। चाइना की टेक्नोलॉजीज हम सब जानते हैं, हमारा कोई भी प्रोडक्ट हो, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें एक चीज़ चाइना की ना हो ऐसा हो नहीं सकता। कोई ना कोई चीज़ आप देखेंगे वो मेड इन चाइना रहेगी। तो चाइना का जो इंपॉर्टेंस है ग्लोबल प्रोमिनेंस में वो काफ़ी बढ़ चुका है। द मोस्ट ड्रामेटिक फेज बिगिन ओनली इन 1990s। 1990s में जब यूएसएसआर स्प्लिट हुआ था, उसके बाद से मल्टीपोलैरिटी ज़्यादा देखने मिल रही है। China has increased sphere of influence through its ambitious economic project. चाइना ने अपनी इकोनॉमी पे काफ़ी काम किया है स्टूडेंट्स, बहुत काम किया है, इसलिए आज उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है दैट इवन दिस कोविड-19 पैंडमिक उसकी इकोनॉमी ज़रा सी हिली, कुछ परसेंट के लिए हिली और फिर से उन्होंने रिकवर कर लिया है और वो ग्रो कर रहे हैं। तो China has increased its sphere of influence through its ambitious economic project such as One Belt, One Road, China Pakistan Corridor। ये दो प्रोजेक्ट्स थे उसके, जिसका नाम हमने अपने टेक्स्ट बुक में अभी अभी पढ़ा है। तो आइए देखते हैं क्या है ये प्रोजेक्ट्स। स्टूडेंट, वन बेल्ट वन रोड ऑल्सो नोन एज OBOR इनिशिएटिव, ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है जो चाइनीज गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की इन द ईयर 2013। इन्होंने नियरली 17 कंट्रीज में इन्वेस्ट किया और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, इसका पर्पस है टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटर रीजनल कनेक्टिविटी। One Belt linked the Asia Pacific region and Europe, such as China, Russia, Kazakhstan, Tajikistan and Uzbekistan. वन बेल्ट वन रोड जो था वो प्रोजेक्ट, वो सितंबर 2020 में, अभी के टाइम पे लास्ट ईयर, उसकी वैल्यू कुछ थी स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट की ट्रिलियन US डॉलर तक पहुंच चुकी थी। तो ये सोचो अब कितना उन्होंने अपने इकोनॉमिक पे काम किया है, कितनी न्यू न्यू चीज़ें उन्होंने ट्राई की हैं, न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स उन्होंने जो है स्टार्ट किए हैं। अब हम पढ़ते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। स्टूडेंट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है चाइना ने। China Pakistan Economic Corridor is a collection of infrastructural projects that are under construction throughout the Pakistan. ये भी 2013 में शुरू हुआ है। ओरिजिनली इसकी वैल्यू जो है स्टूडेंट $47 है, $47 बिलियन। ये इस प्रोजेक्ट की वैल्यू है। कैन यू इमेजिन कितना इन लोग काम कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक पे। तो ये लोग बहुत दिमाग चलाते हैं और इसलिए आज उसकी इकोनॉमी जो है वर्ल्डली फेमस है। द वैल्यू ऑफ CPEC, शॉर्टली नोन एज CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस प्रोजेक्ट की वर्थ वैल्यू मतलब 2020 तक ये उन लोग ने एस्टिमेट किया था $62 बिलियन। हाउ मच? $62 बिलियन। 20 मई 2013, 8 साल पहले ये चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। इसका मिशन क्या है? मेनली मोटरवेज एक्सपांशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एनर्जी प्रोडक्शन, ये इसका जो मेन मोटिव है। मिशन का स्टेटमेंट यही दिया था उन्होंने। 2016 में जून में चाइना और पाकिस्तान ने अपने प्लान्स जो है रिवील किए। सेकेंड फेज अब उसका स्टार्ट हो रहा है। प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड फेज की तरफ उन लोग ने जो है स्टार्ट कर दिया है। उसकी टोटल कॉस्ट थी अराउंड $8.2 बिलियन। Create sphere to influence in Central East Asian. Furthermore, Chinese opening to Africa shows that their dream goes beyond neighboring countries. Militarily, China is ambitiously building up its naval and air power in order to back up its claim in South China Sea. तो चाइना काफ़ी काम कर रहा है अपनी इकोनॉमी में, जैसा कि आप देख सकते हैं ईस्ट एशियन रीजन्स में उन्होंने इन्वेस्ट करना चालू किया है। उससे जो जिस रीजन में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ही रहा है और जो कंट्री में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे रिलेशन स्ट्रांग हो रहा है। दूसरा, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना, काफ़ी फायदे हैं। कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो कंट्रोवर्सीज में हमको सुनने मिलता है कि कैसे बैंकरप्ट हो जाती है कंट्रीज, या बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्सीज में आती हैं। वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो हम उसको नहीं पढ़ते हैं, बट न्यूज़ में अक्सर ये सारी बातें चलते रहती हैं। Russia has made substantial progress in oil and gas production. Russia has emerged as an energy superpower. Economic stability has renewed the sense of national pride, leading to military assertiveness in recent times.
Russia continues to influence Central and Eastern Europe, founding member of Shanghai Cooperation Organization. रशिया जो है स्टूडेंट्स, वो अपने एनर्जी और पावर के लिए काफी जाना जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया गया, रशिया हैज emerged as an energy superpower, strongly dominated by fossil fuels with natural gas, providing 53% of total primary energy demand. How much? 53%. इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है जो रशिया में, वो लार्जली गैस के बेसिस पे होती है। 46% जो है इलेक्ट्रिसिटी गैस के बेसिस पे जनरेट होती है। ठीक है, तो सोचो आप उनके पास कितनी गैस और इलेक्ट्रिसिटी है, ऑयल है उनके पास। कोल 18%, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 18%, न्यूक्लियर पावर 17%, थर्मल जनरेशन 60%। तो इसलिए रशिया को ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन की सुपर पावर कहा जाता है, एनर्जी सुपर पावर। गैस 46, कोल 18%, हाइड्रो 18%, है ना, न्यूक्लियर पावर 17%, थर्मल जनरेशन 60%, थर्मल जनरेशन। तो इसलिए रशिया को एनर्जी सुपर पावर कहा जाता है। अब रशिया एनर्जी सुपर पावर है, तो ये चीज़ भी जो है यूएसए को एज अ यूनिपोलर जब वो था, अब वो ये सारी चीज़ें रशिया, चाइना, इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएसए की सुपर पावर को चैलेंज कर रही हैं, है ना। तो यही ये पॉइंट समझाना चाहता है। इंडो पैसिफिक रीजन इज गेनिंग इंपॉर्टेंस। इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो आज इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है उसकी दुनिया भर में। क्यों? क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हर कोई अपने इकोनॉमिक पे काम कर रहा है। जब कोई दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट, जब कोई दूसरी कंट्री नए नए इनिशिएटिव्स लाते हैं और नए नए प्रोजेक्ट्स लाते हैं, तो काफ़ी कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज उनसे इम्प्रेस होती हैं, तो वो लोग एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, देखने मिल रही हैं कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, और जो यूनिपोलर ऑर्डर था वर्ल्ड का, अब वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ आ रहा है। Economic growth in Asia, led by China and other countries like India and Japan. Conflicts in South China Sea, the importance of Asian and American interest in the Pacific region has contributed to the importance of this region. India is likely to play an important role in this region in the future. इंडिया की पॉपुलेशन जैसे कि हम सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में आई गेस चाइना को भी सरपास कर देगी। ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन की वजह से हम काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं। नेगेटिव तो है ये चीज़ कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं हमारे कंट्री में, बट हम इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आने वाले फ्यूचर में। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पॉइंट, रीजनलिज्म इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। Regionalism is an important issue in international relation. Countries come together to either create or join some regional organization. These organizations may be based on geographic proximity or on common political, ideological, economic, etc. concerns. यहाँ पे क्या कह रहा है कि रीजनलिज्म इंटरनेशनल रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट इशू रहा है। कोई ना कोई कंट्रीज साथ में इकट्ठा होती है, क्रिएट करती है या ज्वाइन करती हैं कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को। देखो मैं बताया था कि कोई ना कोई कंट्रीज एक साथ आती हैं तो कोई ना कोई सिमिलैरिटीज की वजह से आती हैं, चाहे वो जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल थॉट हो, पॉलिटिकल आइडिया हो, या कोई नेचर हो, या कोई आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी हो, या इकोनॉमिक पे उन्हें काम करना हो। तो इन सारे कंसर्न की वजह से एक या दो या उससे ज़्यादा कंट्रीज एक साथ आती हैं, या तो वो क्रिएट करती हैं, या तो वो क्रिएट करती हैं ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, या तो वो ज्वाइन करती हैं। तो कोई ना कोई सिमिलैरिटी होती है, किसी ना किसी चीज़ पे बेस होती है, तभी एक इतनी कंट्रीज जो है वो एक साथ आती हैं। While geographic linkages are important, sometimes functional and infrastructural issues become the basis of regional cooperation. Geographical linkage तो important है ही, लेकिन infrastructural issues की वजह से, जैसे अब चाइना और पाकिस्तान कैसे एक साथ हुए, अब वो एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो वैसे ही कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन या तो वो ज्वाइन कर लेते हैं या वो क्रिएट कर लेते हैं कोई ना कोई वजह से, कोई प्रॉफिट से, कोई फायदे के लिए, है ना। This can be in areas like transport, communication, energy, health, etc. The process of regionalism usually begins with a political dialogue amongst the participants. Similar ideological perspective or economic concern may help the process of dialogue. ज़्यादातर ये सारे एरियाज में होता है, कॉरपोरेशन ये सारे कामों के लिए ही बनते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, कनेक्टिविटी की बात हो, या कम्युनिकेशन हो, एनर्जी, हेल्थ एक्सेट्रा। रीजनलिज्म का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है या तो किसी पॉलिटिकल डायलॉग से, या फिर आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, या इकोनॉमिक पे अगर किसी को काम करना है, उस चीज़ के लिए कंसर्न है और कंट्रीज एक साथ आ रही हैं तो उनके बीच डायलॉग होता है। ऐसे डायलॉग ही किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन करते हैं। Let's move further. In 1940s and 50s, regionalism in Asia and Africa
Regionalism in Asia and Africa focused on a political dialogue between countries. 90s 1940s एंड 50s में यहाँ पे बता रहा है कि एशिया और एशियन कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मोस्टली पॉलिटिकल डायलॉग होते थे बिटवीन कंट्रीज. यूरोप में फोकस किया गया ऑन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन. फॉर एग्जांपल यूरोप क्रिएटेड यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ECSC इन 1951. यूरोप created European Economic Community EEC in 1957 to work on its economy. यूरोपियन यूनियन जो है उसकी उन वहाँ जितनी भी कंट्रीज आती हैं, ऑस्ट्रिया, क्रोटेरिया, बेल्जियम, साइप्रस, जर्मनी, आयरलैंड, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सारी कंट्रीज के लिए उन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई. और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1958 में. तो ये सारे कंट्रीज एक साथ आकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और एक मोटिव होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, क्या चीज़ है, क्या मकसद है उस ऑर्गेनाइजेशन का, मिलकर वो सारे लोग उस पर काम करते हैं, है ना. अब ढेर सारी कंट्री साथ में तो आइडियाज डिस्कस होते हैं, डायलॉग होते हैं और जल्दी काम होता है. In 1960s, the concept of regional corporations spread to Asia and the Association of Southeast Asia Nations was created. 60s में ये कॉन्सेप्ट यूरोप से, अफ्रीका से अब ये एशिया तक पहुंच गया. एशिया में जब वो पहुंचा तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन क्रिएट हुआ इन 1967. ये क्यों क्रिएट हुआ? फॉर ये इकोनॉमिक यूनियन है स्टूडेंट. ये जो एशियन है हमारा वो एक इकोनॉमिक यूनियन है. इसमें 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर स्टेट हैं साउथ ईस्ट एशिया के, जो प्रमोट करते हैं इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन, और वो लोग इकोनॉमिक पे काम करते हैं अपने. Focused in 1960 we saw the growth of regional organization that focused on economic issues. 1960s के टाइम पे regional organization ज़्यादातर इस बेसिस पे बनते थे, on economic concern, economic issues के बेसिस पे. Some regional organization like North Atlantic Treaty Organization NATO was focused on security issue. ये सिक्योरिटी, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज को, कोई ना कोई इशू या कोई ना कोई कंसर्न होता था जब कंट्रीज को, और कोई दूसरी कंट्रीज जब उससे अग्री करती थी उनके डायलॉग से, तो वो एक साथ आ जाती थी. यही ये पॉइंट में समझाना चाहते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होते थे. कुछ हार्ड नहीं है स्टूडेंट, आप बस रीड करिए, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड करिए कि क्या ये पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहा है, ठीक है, क्या ये कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग है. नथिंग इज हार्ड, आप बस पढ़ो, रीड करो अच्छे से और अपनी राइटिंग पे ध्यान दो, आंसर राइटिंग पे ध्यान दो. कुछ हार्ड नहीं है, कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको वर्ड टू वर्ड रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आप क्या याद रखना है, आपको ये मेजर पॉइंट जो हेडलाइन है आपकी वो आपको याद रखना है. और जैसे ये हेडलाइन आपने लिखा, फटफट कंटेंट आपके माइंड से निकल के वो पेपर में उतरना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. तो इतना आप रीड करो उसे, इतना टाइम दो, रीडिंग को टाइम दो, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, दिमाग में बैठाओ और रिवाइज करो. दैट्स इट. रटना वर्ड टू वर्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. तो यही ये पॉइंट में समझाना चाह रहे हैं कि कैसे रीजनलिज्म, कैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होना स्टार्ट हुए, किन कंसर्न्स पर क्रिएट होना स्टार्ट हुए, पूरे में यही आपको एक्सप्लेन किया गया, ठीक है. 40s में, 50s में कहाँ कहाँ किस किस कंट्री के बीच में क्या डायलॉग हुआ, तो किस जैसे यहाँ पे क्या बताया गया कि 50s में यूरोप में ट्रेंड था, एनर्जी के ऊपर मोस्टली बनता था, कोल एंड स्टील, है ना. फिर इकोनॉमिक पर बना, एटॉमिक एनर्जी पे बना. फिर 60s में एशिया में स्प्रेड होने लगा. एशिया में जब स्प्रेड हुआ तो सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बना, एशियन बना, बहुत ही फेमस है, हर जगह आता है, आगे भी आपको आएगा. 1967 में बना. 60s में फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की और ग्रोथ हुई जो इकोनॉमिक इश्यूज को फोकस करते थे. कुछ ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी देखने मिले जो सिक्योरिटीज इशू को कंसर्न करा उन्होंने, है ना. तो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के बाद, मतलब जो कोल्ड वॉर खत्म हुई उसके बाद का जो एरा था, वहाँ पे हमें ऐसे ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देखने मिले जो फोकस करते थे इश्यूज पर, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, ट्रेड से रिलेटेड हो. तो अब आया ट्रेड. ट्रेड से ऐसे क्रिएशन हुए जहाँ पे ट्रेड ब्लॉक्स का ज़माना था, तो इसलिए ट्रेड के ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुए. ट्रेड ब्लॉक क्या होता था, जब जैसे कुछ कुछ कंट्रीज जो थी ना, वो एक्सटर्नल ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करती थी, मतलब बाहर ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करती थी, अपने में ही रहती थी, उनके सारे कॉरिडोर्स बंद थे, सारे दरवाजे बंद थे. इंडिया भी एक टाइम पे ऐसी ही था, जब तक एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं इंट्रोड्यूस हुआ, तब तक इंडिया जो थी वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी मोस्टली. तो ऐसी बहुत सारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी. तो ट्रेड ब्लॉक जो है वो टर्म आया, जहाँ पे ट्रेडिंग वाला जो सिस्टम था उसको ज़्यादा फ्री कर दिया गया. देखो आइए रीड करते क्या है. अ ट्रेड ब्लॉक इज क्रिएटेड व्हेन अ ग्रुप ऑफ नेशन मेक स्पेशल एग्रीमेंट रिगार्डिंग देयर इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद ईच अदर. The agreement generally focus on relaxation or elimination of trade barriers. The most common types of trade barriers and tariffs, taxes on imports and quotas limited on the quantities of various imports. ट्रेड ब्लॉक, जैसे कुछ कंट्रीज एक साथ आई
उन्होंने बोली देखो मैं तुम में ट्रेड करूंगा, तुम मुझे ट्रेड करना, तुम उसको ट्रेड करना, हम लोग लेकिन एक दूसरे से ये लिमिट तक ही टैक्स लेंगे, इंपोर्ट टैक्स एक्सपोर्ट टैक्स इस लिमिट तक ही लेंगे। तो वो बैरियर जो है वो उन्होंने ट्रेड बैरियर्स को हटाने का काम किया ट्रेड ब्लॉक्स के द्वारा। तो ये ट्रेंड भी था, इस पर भी काफी ऑर्गेनाइजेशन बने। लेट्स टेक अ सर्वे ऑफ सम इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का हम सर्वे लेते हैं जो कोल्ड वॉर के बाद हमें देखने मिले, जो न्यू न्यू बनते हुए। फर्स्ट है हमारा यूरोपियन यूनियन। स्टूडेंट्स, यूरोपियन यूनियन के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम रीड करते हैं, ठीक है? मैं आपको अपने वर्ड्स में बता देती हूँ पहले। स्टूडेंट, यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, ठीक है? ईयू शॉर्ट में इसे कहते हैं। ये कब बना? ये 1 नवंबर 1993 में स्टैब्लिश हुआ। इसका एरिया है अराउंड 4.3233 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है। 28 मेंबर स्टेट्स हैं जो प्राइमरली यूरोप में लोकेटेड है। 28 यूरोपियन यूनियन के फाउंडर स्टेट्स कौन थे? अब हम वो पढ़ते हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग। ये इसके फाउंडर स्टेट्स थे, ठीक है? मेंबर स्टेट तो है ही, लेकिन इन्होंने ही यूरोपियन यूनियन की जो है नींव ना, जिसे कहते हैं ना, वो रखी। तो ये है यूरोपियन यूनियन हमारा। आइए रीड करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉलोड बाय द कोल्ड वॉर गेव राइज टू कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी व्हिच हैज ऑलवेज मोटिवेटेड द यूरोपियन कंट्रीज टू कम टुगेदर। कोल्ड वॉर जब सेकेंड कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ, उसके बाद जब कोल्ड वॉर हुआ, तो जो एक इनस्टेबिलिटी थी कि लोग बढ़ जाते थे, यूरोप बढ़ जाता था, कभी ईस्ट में, कभी वेस्ट में, कभी कैपिटलिज्म में, कभी कम्युनिज्म में, कभी यूएसए में, तो कभी यूएसएसआर में। तो ये एक इनस्टेबिलिटी थी, एकता नहीं थी। तो इसने ही राइज दी कि हम वो यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो मोटिवेट हुई कि वो एक साथ आए, एकता रहे उनमें। तो यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने फॉर्म किया। इट इज ऑन दिस बेसिस दैट यूरोपियन यूनियन वाज established. The European Union began as an organization which wanted to foster economic cooperation. यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया जो चाहता था कि उसकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो वो अच्छी हो। The idea began that countries that trade with one another became economically independent and so more likely to avoid conflict. आइडिया क्या था कि जो कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड करेगी वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेंगे। यूरोपियन यूनियन में ना स्टूडेंट मेंबर स्टेट्स हैं ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, लतविया, माल्टा, पोर्तुगाल, स्पेन, रोमानिया, नेदरलैंड, पोलैंड, स्वीडन, इटली, ग्रीस, फिनलैंड, जेक रिपब्लिक, बुल्गारिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, डेनमार्क। ये सारे जो है अराउंड 27-28 मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन के। यूरोपियन यूनियन में और भी जैसे हमने अभी पढ़ा कि कोल एंड स्टील कम्युनिटी है, इकोनॉमिक कम्युनिटी है, ये सब पहले ही क्रिएट हो गए थे 1951 1957 में। लेटर दीज वेरियस ऑर्गेनाइजेशन मर्ज टुगेदर एंड रिफर टू एज अ यूरोपियन कम्युनिटी। जब ये सारे ऑर्गेनाइजेशन तो पहले ही बन गए थे यूरोप के कंसर्न को लेकर, उसके बाद में 1973 में ये सारे साथ में आए और इन्होंने एक यूरोपियन कम्युनिटी बनाई। In 1973, an agreement was signed to create European Parliament. The process of creating a single market for the European Union began in 1980s. 73 में यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए अग्रीमेंट साइन किया गया, यूरोपियन पार्लियामेंट क्रिएट किया गया। उसके बाद यही प्रोसेस जो है वो सिंगल मार्केट की तरफ आया और उन्होंने सिंगल मार्केट बनाई फॉर यूरोपियन यूनियन जो 1980s में शुरू की गई एंड वाज कंप्लीटेड इन 1993. The Maastricht Treaty was signed in 7th February 1992 to create European Union. This treaty led to the expansion of sphere of cooperation which now included internal affairs, judicial affairs, foreign and defense policies. The economic treaty led to the creation of an economic union which had a common currency, euro. Is the official currency of 19 out of 28 countries of the European Union. Student, लेटर 1973 में यूरोपियन पार्लियामेंट क्रिएट किया गया। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के लिए मार्केट बनाई गई
जो 1993 में कंप्लीट हुई, 1980 से जब वो स्टार्ट हुई। एक ट्रीटी साइन की गई ऑन 7 फरवरी 1992 को टू क्रिएट यूरोपियन यूनियन। जब इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बन गए थे तो उन्होंने बोला अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसका नाम रहेगा यूरोपियन यूनियन। ये ट्रीटी ने जो है उसमें इंटरनल अफेयर्स आ गए। यूरोपियन यूनियन के जो 27-28 जितनी कंट्रीज हैं उन सब के इंटरनल अफेयर्स, जुडिशियल मैटर्स, फॉरेन पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें, अब डिफेंस पॉलिसीज, सारी चीज़ें यूरोपियन यूनियन में डिस्कस होगी। ये सारी कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट ऑल द यूरोप: स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लथाविया, लुथेनिया, पोलैंड, जेक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, इटली, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, लुक्समबर्ग, फ्रांस, मोनाको, स्पेन, पोर्तुगाल, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो साइप्रस यूरोपियन यूनियन में आती हैं। इनमें से, यहाँ पे बता रहा है, इनमें से 19 कंट्रीज जो ऐसी हैं जिनकी ऑफिशियल करेंसी यूरो है। दीज कंट्रीज आर कलेक्टिवली नोन एज यूरोजोन। अब ये 19 कंट्रीज कौन है आपको याद रखना है, आपको लिखना है, आपके पेपर में आपको ये मेंशन करना है, ठीक है, क्योंकि एक इंप्रेशन बनता है, तो इसलिए आप जरूर पढ़िए। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, माल्टा, पोर्तुगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, नेदरलैंड्स, लिथुआनिया, आयरलैंड, जर्मनी, एस्टोनिया, साइप्रस, बेल्जियम, फिनलैंड, ग्रीस, इटली, लग्जमबर्ग, स्लोवाकिया। दीज आर दी कंट्रीज जिनकी ऑफिशियल करेंसी जो है वो यूरो है। यूरो स्टूडेंट एक काफी भारी करेंसी है एक्चुअली। हर जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है सिर्फ वही वो करेंसी ले सकता है यूरोप में भी। तो ग्रीस की भी मतलब काफी एक स्टोरी रही है कि ग्रीस ने कैसे कैसे वो करेंसी ली। अब आप ग्रीस की हालात देखेंगे, वो करेंसी संभाल नहीं पाई है, ग्रीस की हालात काफी खराब है। तो जो ये करेंसी है इसलिए वो हर कंट्री को नहीं मिली है, जिसकी इकोनॉमी उसको हैंडल कर सकती है यूरो करेंसी को, उसको ही वो करेंसी मिली है। तो ये मेन रीजन है। द प्रोसेस ऑफ यूरोपियन कॉपरेशन बिगिन एज अ प्योरली इकोनॉमिक यूनियन। जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया कि यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। 27-28 मेंबर स्टेट्स हैं जो लोकेटेड है यूरोप में ही। तो शुरू जब हुआ तो वो एक प्योरली इकोनॉमिक यूनियन ही था and involved into an organization dealing with various policy areas like climate change, environment, health, external relations, security and लेकिन धीरे धीरे ये सारे चीज भी उसके कंसर्न में आने लगी। कैन यू फाइंड आउट हु आर दी मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन? मैंने बता दिया आपको कितने मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के। अब आप फाइंड करिए और ज़रूर याद रखिए आपके आंसर में मेंशन पूरे नहीं तो एटलीस्ट 5, 6, 10 और एक्सेट्रा लिख दीजिए आगे। तो इतने तो रहने ही चाहिए स्टूडेंट्स। इससे क्या है आपका आंसर इम्प्रेसिव लगता है। देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज हु आर पार्ट ऑफ यूरोजोन। मैंने अभी बताया आपको 19 कंट्रीज ऐसी हैं जो यूरो करेंसी होल्ड करती हैं, तो वो यूरोजोन में आती हैं। मैंने बताया है, अब आप उसको रिकॉल कीजिए, लिखिए कहीं पे या गूगल कीजिए और उसको लिख कर रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके आंसर शीट में आपके आंसर को इम्प्रेसिव कर देंगी। द क्रिएशन ऑफ शेंगेन एरिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। शेंगेन एरिया, शेंगेन स्टूडेंट लग्जमबर्ग जो है ना, उसमें एक गांव है, एक विलेज है, उसके नाम पे पड़ा है शेंगेन एरिया। ये विलेज से ना जर्मनी की बॉर्डर और फ्रांस की बॉर्डर भी मिलती है, तो इस विलेज के नाम से ये शेंगेन एरिया इसका नाम पड़ा है। शेंगेन एरिया एक जोन है जहाँ पे 26 यूरोपियन कंट्रीज आती हैं। कितनी? 26 यूरोपियन कंट्रीज आती हैं। ये जिन्होंने अपनी इंटरनल बॉर्डर्स को अबॉलिश कर दिया, उनको ये कंट्री से वो कंट्री के जाने के लिए वीजा नहीं लगेगा, वो ऐसे ही जा सकते हैं। उन्होंने अपनी इंटरनल बॉर्डर को फ्री कर दिया है, अनरिस्ट्रिक्टेड कर दिया है फॉर पीपल, मूवमेंट ऑफ पीपल इन हार्मनी विद कॉमन रूल्स एंड कंट्रोलिंग एक्सटर्नल बॉर्डर। एक्सटर्नल बॉर्डर को वो कंट्रोल करते हैं और इंटरनल बॉर्डर को उन्होंने फ्री कर दिया है, अनरिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, ताकि जो लोग हैं वो काफ़ी हार्मनी से यहाँ वहाँ मूव कर सकें, एक कॉमन रूल है उसी को फॉलो कर सकें और मिलकर नैलिटी के खिलाफ और अपनी जो जुडिशियल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करें और पुलिस में कोऑपरेशन हो। तो ये मेन है, ये इसको शेंगेन एरिया कहते हैं। 26 यूरोपियन कंट्रीज आती हैं शेंगेन एरिया के अंडर, जहाँ पे इंटरनल बॉर्डर्स नहीं है, फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हैं, लोगों के लिए कॉमन रूल्स हैं और एक्सटर्नल बॉर्डर्स को उन लोग कंट्रोल करते हैं। तो समझ में आ गया क्या है शेंगेन एरिया? आइए अब रीड करते हैं।
यहाँ पे इसको क्या कह रहा है, द क्रिएशन ऑफ शैंगेन एरिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ईयू। द शैंगेन, क्योंकि शैंगेन एरिया में उनमें इतनी एकता देखी गई कि उन्होंने अपनी इंटरनल बॉर्डर्स को फ्री कर दिया। इससे जो है यूरोपियन यूनियन और स्ट्रांग बन गया। मतलब कोई दूसरी कंट्री या कोई दूसरी सुपर पावर आकर किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, वो आपस में इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, हारमोनी के साथ रह रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है यूरोपियन यूनियन की। शेंगेन एग्रीमेंट कवरिंग द अबॉलिशमेंट ऑफ इंटरनल बॉर्डर्स, अभी मैंने बताया, अबॉलिशमेंट ऑफ इंटरनल बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज वाज साइंड इन 1985। 1985 में शेंगेन एरिया वाला एग्रीमेंट साइन किया गया था। द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय 5 यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, Germany, Belgium, and Luxembourg, and Netherlands. In Schengen, a small village in southern Luxembourg. The Schengen visa is the most common visa for Europe. The Schengen area is an area without internal borders. In this area, nationals of European Union and even non-European Union nationals, including business people and tourists, can travel from country to country freely and easily. समझ रहे हैं आप? शेंगेन एरिया में अगर आप यूरोपियन यूनियन के हैं या नहीं है, लेकिन अगर आपके पास, जैसे आप नॉन यूरोपियन यूनियन और आपके पास शेंगेन वीज़ा है जो कि एक बहुत फेमस वीज़ा है, तो आप जो शेंगेन एरिया में जो 26 कंट्रीज है उसमें फ्रीली घूम सकते हैं। ठीक है, आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आप पर रोक टोक नहीं है। यू कैन ट्रैवल कंट्री टू कंट्री फ्रीली एंड इजीली। इजीली, बहुत बहुत इजी ट्रैवल कर दिया गया है अगर आप टूरिस्ट हैं, बिजनेस पीपल हैं। दे डू नॉट हैव टू गो थ्रू चेक्स एंड कंट्रोल्स when they pass from one country to another. Today, 22 out of 28 countries of the European Union are the part of Schengen area. 20 हमारा Schengen area. अब जो ये येलो कलर में है वो शेंगेन एरिया है, शेंगेन मेंबर्स हैं और यूरोपियन मेंबर, यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। और जो ये डार्क थोड़ा येलो में है वो यूरोपियन मेंबर हैं बट नॉट शेंगेन मेंबर। ये शेंगेन है ना, ये नॉन बट यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। और जो डार्केस्ट कलर है वो मेंबर ऑफ शेंगेन है बट नॉट द यूरोपियन। ओ, ये सारे मैप्स आप ध्यान में रखिए। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आपको बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यूरोपियन काउंसिल, हाउ डज यूरोपियन यूनियन वर्क? इतना बड़ा यूनियन है, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, तो कैसे ये काम करता है, आइए देखते हैं। यूरोपियन कमीशन रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो यूरोपियन कमीशन देखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर स्टूडेंट्स बेल्जियम में, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसल्स, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है और लग्जमबर्ग सिटी में भी है। ये 1 जनवरी 1958 को फॉर्म हुआ। 1958 1 जनवरी। उसके बाद आता है हमारा यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट 3 लेजिस्लेटिव ब्रांचेस हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी हमारे पार्लियामेंट की ब्रांचेस हैं, वैसे यूरोपियन पार्लियामेंट में भी 3 लेजिस्लेटिव ब्रांचेस हैं। यहाँ पे 751 मेंबर्स लिखा है, मे बी 751 या 705 मेंबर्स। जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है वही प्रेफर करिए। The European Parliament is composed of 751 members who are directly elected every 5 years. हर 5 साल के बाद इनका इलेक्शन होता है और 750 members जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं पार्लियामेंट में रहने के लिए। It is a body of entrusted with legislative, supervisory and budgetary responsibilities. ये 3 ब्रांचेस हैं। इसका भी कैपिटल ब्रुसल और ब्रुसल बेल्जियम में है। 16 सितंबर कब ये एस्टैब्लिश हुआ है? 16 सितंबर 1952 इन यूरोप। यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन काउंसिल का क्या काम है मालूम? वो डिफाइन करते हैं ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शंस को और प्रायोरिटीज़ को, कि क्या पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ रहनी चाहिए, क्या डिसीजन हमें लेना है। ये 9 दिसंबर 1974 में फॉर्म हुआ है। ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे तो मेंशन नहीं है। आई डोंट थिंक, हाँ यहाँ पे ईयर्स नहीं मेंशन है स्टूडेंट। द काउंसिल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन काउंसिल, द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन काउंसिल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईच मेंबर स्टेट accompanied by their foreign minister and full-time president of European Council. The European Council member meet 4 times a year, provide strategic leadership of European Union. यहाँ पे years नहीं mention है तो आप लिख लीजिए 9 दिसंबर 1974 यूरोपियन काउंसिल स्टैब्लिश हुआ था। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में 27 जजेस हैं, हर मेंबर स्टेट से एक जज आता है। 11 एडवोकेट जनरल है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो लग्जमबर्ग सिटी में है। 1952
1952 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है। आई होप दिस मच इज क्लियर। सार्क, SARC, ये है हमारा सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़ने वाले हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? साउथ एशियन एसोसिएशन कॉरपोरेशन। सार्क वॉज फॉर्म्ड इन 1985 एट ढाका, बांग्लादेश का कैपिटल। ओरिजिनली सार्क हैड 7 members, namely India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives. In 2007, Afghanistan was added to the 8th member. ओरिजिनली इसके 7 मेंबर थे, लेकिन 2007 में अफगानिस्तान भी यहाँ पे ऐड किया गया एज एन 8th मेंबर ऑफ सार्क ऑर्गेनाइजेशन। सार्क ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशिया की 8 कंट्रीज को मिला के बना है। बांग्लादेश को मिला के 8 कंट्रीज, ठीक है। बांग्लादेश कब ऐड हुआ है, इंक्लूड हुआ है सार्क में? 2007। याद रखिए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हेड स्टेट कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये सारों ने फॉर्मली पहले अडॉप्ट किया था चार्टर सार्क का, और सार्क का स्टैब्लिशमेंट हुआ। Afghanistan was added as the 8th member. Meanwhile, China, USA, European Union, along with other 9 other nations, have been conferred with the observer status. चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज और 9 अदर ऐसे नेशंस हैं जो ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए रखे गए हैं। द मेन एम ऑफ सार्क वाज एस्टैब्लिश a dialogue in South Asia. With this context, South Asian Association for Preferential Trade Agreement (SAPTA) came into existence in 1993. सार्क को इसलिए स्टैब्लिश किया गया ताकि साउथ एशिया में जो है डायलॉग हो, बातचीत हो कंट्रीज के बीच में। उसको ही फॉलो करके हुए जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बनाया गया, SAPTA, जो 1993 में स्टैब्लिश किया, ट्रेड को मेन इशू रखते हुए। लेटर 2006 में सार्क को फ्री कर दिया गया। ट्रेड एग्रीमेंट में भी ट्रेड एग्रीमेंट्स भी अब सार्क में एक्टिवेट होने लगे थ्रू साउथ एशियन एसोसिएशन। फ्री ट्रेड एरिया सफ्ता बना, विच रिप्लेस्ड अर्लियर रेजिम ऑफ सप्ता। ओके, काफी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ज्यादा डिटेल अगर नहीं दी गई है स्टूडेंट, तो जो मैं आपको बता रही हूँ आप नोट डाउन कर लीजिए, एंड प्लीज मेंशन इट व्हाइल राइटिंग योर आंसर, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। BIMSTEC is a multi-sectoral and economic corporation. इसका फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल Initiative for Multi-Sectoral and Technical Cooperation. BIMSTC is a regional organization founded in 1997. It comprises of 7 member states. It comprises of 7 member states lying in the littoral and adjacent area of Bay of Bengal. जो littoral और adjacent area में आते हैं Bay of Bengal के, वहाँ की जो countries है, वहाँ के जो states हैं, वो इसके member state हैं. Among them, 5 are from South Asia, including Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, and 2 from Southeast Asia, including Myanmar and Thailand. BIMSTEC acts as a bridge between South and Southeast Asia and mainly aims to facilitate rapid economic development and promote collaboration on matters of common interest. साउथ, ये ऑर्गेनाइजेशन का BIMSTEC का मेन मोटिव यही है कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक ब्रिज रहे, जहाँ पे हम मेनली इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर सकें, डायलॉग रख सकते हैं और उस पर काम कर सकें, और जो भी कॉमन इंटरेस्ट है, वेदर इट इज आइडियोलॉजिकल परस्पेक्टिव और एनीथिंग एल्स, उस पर हम उसको प्रमोट करें इन अ कोलैबोरेटिव मैनर। तो ये इसका मेन एम है। फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स का फुल फॉर्म यही है कि 5 कंट्री को मिला के इसको नेम दिया गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स इज एन एसोसिएशन ऑफ मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज। ब्रिक्स एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो अब इमर्ज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, वो कंट्रीज को मिला कलेक्ट कर इकट्ठा कर ब्रिक्स का स्टैब्लिशमेंट हुआ है। 9 सितंबर 2001 में इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी। हर साल इसकी मीटिंग होती है। 2009 ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, दीज आर दी मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज। बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमीज अब इमर्ज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, वो लोग अपने इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी कंट्रीज एक साथ आके इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया विच इज नोन एज ब्रिक्स।
इसका हेडक्वार्टर स्टूडेंट शंघाई चाइना में है। इसकी 13 समिट जो है वो 9 सितंबर 2021 में हुई थी, रिसेंटली, विच इज वर्चुअली हुई थी जो। इसकी समिट हर साल होती है और अभी जो है ये वर्चुअली हुई थी। इट्स ओरिजिनल मेंबर्स वर ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। साउथ अफ्रीका जॉइंड इट ऑन 2010। ब्रिक्स मेंबर्स वर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज और न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। ब्रिक्स की में जो मेंबर्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं। तो ये सारे मिलके अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम कर रहे हैं, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ पर काम कर रहे हैं। They have large, fast growing economies and significant influence on regional and global affairs. All of them are member of G20. G20 क्या है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे अपना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, विच इज SCO। ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज ऑल्सो नोन एज शंघाई पैक्ट इन यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस, यूरेशियन, यूरोप एंड एशिया। तो देखिए ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं, ये ब्रिजिंग करते हैं यूरेशिया, यूरोप टू एशिया। तो इससे जो है लिंकेज इतना होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट ग्लोबलाइजेशन का, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन से ही फ्लो होते हुए हम जाएंगे कि कैसे ब्रिजिंग हो रही है। ब्रिजिंग हो रही है, एक दूसरे से कंट्रीज आस पास आ रही हैं, ट्रेड हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन प्रमोटर है। तो इसके फ्लो में ही हमारा सेकंड चैप्टर है। तो काफी अच्छे से आपको पढ़ना है ये सारी चीजें। SCO is a political, economic, and security organization which was founded in Shanghai by leaders of China, Russia, Kazakhstan, Tajikistan, and Uzbekistan in the year 2001. India and Pakistan joined in 2016. याद रखिए इंडिया और पाकिस्तान ने 2016 में SCO को ज्वाइन किया। बाकी SCO की स्टैब्लिशमेंट तो 2001 में हो गई थी विद मेंबर स्टेट ऑफ चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इन पास्ट फ्यू इयर्स SCO हैज फोकस्ड ऑन काउंटर टेररिज्म। SCO ने अपने पहले के दिनों में काउंटर टेररिज्म पे काम किया। उसके बाद उसका मेन फोकस जो है वो पीस मेंटेन करने में है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने में है, और जितने रीजन्स हैं जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में डायलॉग करने के लिए। इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स। SCO ऑल्सो इनकरेज इफेक्टिव कोऑपरेशन इन ट्रेड, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। आइए पढ़ते हैं हमारा लास्ट पॉइंट विच इज G20. G20 is an international forum established in 1919 for governments and central bank governors from 19 countries and the European Union. G20 कब फॉर्म किया गया? 1999 में। G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो 19 कंट्रीज को मिलाकर, और यूरोपियन यूनियन, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन इज इक्वल्स टू G20। तो ये है हमारा G20। G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर बना है। ये किस लिए काम करता है, आइए वो देखते हैं। ये मेजर इश्यूज जो ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड है, सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्लाइमेट चेंज या मिटिगेशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे इश्यूज को G20 में डिस्कस किया जाता है। यही के लिए वो काम करता है। It was formed with the primary aim to discuss policies relating to financial stability since 2008. The G20 summits are attended by heads of the government or the head of the state along with the finance minister and foreign minister. G20 की समिट हर साल जो है वो हेड्स, उसके गवर्नमेंट हेड जो है वो अटेंड करते हैं विद द फाइनेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर। Developed countries like USA, Britain, Germany, France, Japan, among others, are the part of G20. It thus acts as a platform for discussion between the developed and developing countries. ये एक प्लेटफॉर्म बन गया है G20 जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज डायलॉग करते हैं। इंडिया प्लेज एन एक्टिव रोल इन G20. इंडिया काफ़ी एक्टिव है इन G20 organization. We have seen some of the important trends in global politics since 1991. These trends indicate the major changes that have taken place in the world since the disintegration of Soviet Union. In the next chapter, we will see how these trends can be understood conceptual level. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप स्टूडेंट आपको सारे पॉइंट्स क्लियरली समझ में आए होंगे। आगे के चैप्टर में जैसे कि यहाँ बताया है कि इस चैप्टर में हमने ट्रेंड्स पढ़ा कि कैसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ, जब यूएसएसआर बिखरा, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो क्या क्या ट्रेंड्स हमें देखने मिले, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं
कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या मेजर चेंजेस हमें वर्ल्ड में नोटिस किए वो हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा इसी फ्लो में रहेगा। जैसे देख सकते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर कैसे खत्म हुआ है, और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को हमने पढ़ते पढ़ते ये चैप्टर खत्म किए, जहाँ पे लिंक होता है एक कंट्री दूसरे कंट्री से, एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से। अब इसी से फ्लो होते हुए हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा ऑन ग्लोबलाइजेशन। आई होप स्टूडेंट ये चैप्टर काफ़ी क्लियर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे और पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून टू दिस चैनल। टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 अपना कंप्लीट कर लिया है एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। सो क्वेश्चन नंबर 1 ए है हमारा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ डैश वाज टू एस्टैब्लिश अ डायलॉग इन साउथ एशिया। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का एम था साउथ एशियन कंट्रीज में डायलॉग करना? इट वॉज दिस सार्क, South Asian Association Corporation. Catalonia wants independence from Spain. Question number 1 का B है, state the appropriate concept for the given statement. When a state influence other state without the use of military force. जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करता है या अट्रैक्ट करता है बिना मिलिट्री फोर्स के यूज करते हुए, तो उसको क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था सॉफ्ट पावर। एक होती है जो मिलिट्री फोर्स को यूज करते हुए डरा धमका के अपने तरफ बुलाता है एक नेशन, तो उसको कहते हैं हार्ड पावर, और इसको कहते हैं, जो हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है सॉफ्ट पावर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टेट विद अ लीडिंग पोजीशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विद एबिलिटीज टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड फुलफिल इट्स ओन इंटरेस्ट। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स सुपर पावर। ऐसा नेशन, ऐसा स्टेट जो हमेशा लीडिंग पोजीशन में रहता है, ग्लोबलाइज, जो हमेशा लीडिंग पोजीशन में रहता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और जिसके पास ये ताकत भी है कि वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है और अपनी डिमांड्स, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकता है, तो वो है हमारा। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट। दो कंसेप्ट मैप है यहाँ पे। फर्स्ट है BIMSTEC कंट्रीज। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए, हम पढ़ चुके हैं इसे। तो यहाँ पे 7 कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स, इसमें से 2 का नाम यहाँ ऑलरेडी लिखा है, बाकी 5 के हमें लिखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेपाल, भूटान, थाईलैंड, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो ये 7 नेशंस जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। इसका फुल फॉर्म मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। सेकंड है हमारा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर्स। तो शंघाई कॉरपोरेशन के फाउंडर्स नेशन जो है उसके नाम यहाँ हमें मेंशन करने हैं। 6 नेम्स हैं, चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान and Kyrgyzstan. These are the 6 nations who are the founders of Shanghai Cooperation Organization. Next question है हमारा, observe the map in textbook and answer the following question. तो first question है, name any 4 countries in the Schengen area. पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे हमारा जो मैप है शेंगेन एरिया का, चलते हैं उस पे, और उसमें से कोई भी 4 कंट्रीज जो आपको मेंशन करना है यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। एग्जाम में मैप नहीं रहेगा तो आपको ये याद रखना है कि कौन से 26 नेशन है शेंगेन एरिया में जो आते हैं। फिलहाल के लिए हम मैप को रेफरेंस करते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फिनलैंड एंड फ्रांस। आप अपने मर्जी से कोई भी 4 कंट्रीज, ये शेंगेन एरिया का मैप है हमारा, इसमें से ले सकते हैं। But for now, I have taken United Kingdom, Germany, Poland and France. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी हमें मैप
को रेफर करने को कह रहा है। नेम एनी 2 नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज विद शेंगेन एरिया, पेज 10। अब यहाँ पे 2 ऐसी कंट्रीज का नाम लिखना है जो शेंगेन एरिया में तो आती हैं लेकिन वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो आइए देखते हैं। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि मैप हम फिलहाल के लिए रेफर कर रहे हैं, बट इन योर एग्जामिनेशन यू वोंट बी हैविंग दिस मैप इन फ्रंट ऑफ यू। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी कंट्रीज शेंगेन एरिया में आती हैं, कौन ईयू की मेंबर हैं, कौन नहीं है। सो हियर लेट्स सी, क्वेश्चन था हमारा कि मेंबर ऑफ शेंगेन बट नॉट ईयू। तो ये है डार्केस्ट जो येलो कलर है वो हमारा बता रहा है। सो स्विट्जरलैंड, सी Switzerland, Norway and Iceland. These are the countries which came into the Schengen area but they are not the part of European Union. तो 2 हमें mention करने को कहा है, let's mention all 3. Switzerland, Norway and Iceland. Number 3, state whether the following statement are true and false with reason. तो reason के साथ यहाँ पे हमें mention करना है true or false. अगर ये true है तो Q true है, उसका 2 point, false है तो Q false है, उसके points. Okay. South Asian Association Corporation is important for trade in South Asia. Is it true or false, student? It's true. Why it is true? You need to mention 2 or 3 reasons. ये true क्यों है ये statement? So the reasons are visible on your screen. You can refer this which I am providing you, or you can write अपने own words में भी आप लिख सकते हैं. Next question है, Maastricht Treaty was signed for defense of Europe. It's false. And why it is false? The reason is visible on your screen. You can take screenshot of this. You can refer to it. या आप अपने own reason में लिख सकते हैं, या आपकी स्कूल जो आपको provide कर रही है वो आप ले सकते हैं. Third, the decade of 1980s is seen as the golden age of humanitarian intervention. The statement is false. Why it is false? क्योंकि 1980s में नहीं स्टूडेंट, 1990s में golden age कहा गया humanitarian intervention को, हम पढ़ चुके हैं. And the reason is on your screen. You can take screenshot of it and refer to it for further. तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव सारे. नाउ द चंकी आंसर्स, द चंकी क्वेश्चंस जो बड़े बड़े हैं वो आप इजीली ढूंढ सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, आपके चैप्टर में. और इतना स्पून फीडिंग नहीं अच्छी बात है, तो इसलिए ये आप खुद करेंगे. वी हैव डिस्कस द ऑब्जेक्टिव. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियन. तो ये आपका खुद का ओपिनियन होना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन. तो ये आंसर आप कैसे स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट लिखेंगे इसका डेफिनेशन कि क्या है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, ठीक है. उसके बाद आप अपना ओपिनियन स्टार्ट करना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं. Second, is regionalism important in international politics? तो first you have to write what is regionalism. ये क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है, आपको ज्यादा लेंदी, ज्यादा ब्रॉडर वे में नहीं लिखना है, बट 2-3 लाइन्स ऑफ इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ योर आंसर, टू मेक इट कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे जो आपका चेक करेगा पेपर. तो रीजनलिज्म का आप पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि व्हाट इज रीजनलिज्म. बेसिकली आपके वर्ड्स में रीजनलिज्म क्या है, आप क्या समझते हैं इस टर्म से, रीजनलिज्म से. उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रीजनलिज्म का क्या रोल है और आपका क्या ओपिनियन है इस पे कि रीजनलिज्म आपके हिसाब से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कैसा रोल प्ले करता है, वो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं. तो ये आपका खुद का ओपिनियन होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन द टर्म सॉफ्ट पावर विद एग्जांपल. सॉफ्ट पावर हम पढ़े हैं, यहाँ हमारे टेक्स्ट बुक में एग्जांपल भी है. यूएसए का इंटरनेट एक्सचेंज प्रोग्राम्स एंड फूड चेन्स, ये उसकी सॉफ्ट पावर के कुछ एग्जांपल्स हैं. तो ये आप अच्छे से अपने टेक्स्ट बुक से ही ढूंढ के लिख सकते हैं. डन. क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट. पॉइंट्स भी आपको दिए गए हैं. इट्स वेरी इजी फॉर यू ऑल. डिस्कस द यूरोपियन यूनियन विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट. यूरोपियन यूनियन क्या है पहले तो हम ये लिखेंगे. जो यूरोपियन यूनियन का पैराग्राफ है ऊपर पूरा जो हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यूरोपियन यूनियन भी आया था, है ना. तो पहले तो यूरोपियन यूनियन के पैराग्राफ से आप कुछ पॉइंट्स लेंगे. ये कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे बना, उसमें क्या क्या था, किस ईयर में, वो पूरा लिखने के बाद जो इंट्रोडक्शन हो गया वो आपके आंसर का. उसके बाद यू हैव टू गेट इनटू द पॉइंट्स. ये नहीं कि आपको पॉइंट दे दिया गया तो क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आपने आंसर डाला, फर्स्ट हिस्ट्री यूरोपियन कमीशन, नहीं. पहले आप अपने ओन वर्ड्स में उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद हिस्ट्री का सब हेडिंग डाल के आप उसकी हिस्ट्री बताएंगे, फिर उसके कमीशंस बताएंगे, फिर उसके पार्लियामेंट के बारे में,
लेफ्ट हैंड साइड में आपके ऊपर वाले पेज में पूरा दिया गया है, यू कैन रिफर टू इट। यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की कौन है अभी प्रेजेंट, उसका हेड, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, किस ईयर में ये बना है, तो ये सारी डिटेल्स आपको इस पॉइंट्स में लिखनी है। लास्ट इज अ एक्टिविटी क्वेश्चन, ये आपका एक्सरसाइज नहीं है बट यू कैन स्टिल फाइंड आउट इट कि इंडिया ने क्या रोल प्ले किया है इन ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक्स इज 4-5 कंट्री को मिला के जो बना है, हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। इट्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इंडिया का क्या रोल रहा है इसमें, ये आपको फाइंड आउट करना। दिस नोट वी हैव completed our chapter 1. From the next video, we will be covering our chapter 2. Stay tuned and see you in the next video. Take care.